श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया, कईयों लाखों लोग मर गए। किस बात में मर गए? क्योंकि वहां पे सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ एक ही धर्म है, हमारे यहाँ एक ही भाषा है, हमारे यहाँ एक ही तरह के लोग हैं, जो बाकी सब है वो बेकार है, बाकी सब है वो सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ऐसे कह दिया। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक छोटा छोटा आदमी हो उसके भी वोट की वैल्यू है, एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप है उसकी वोट की सेम वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अगर नगर निगम में कुछ मान लो 40-50 लोग हैं वार्डों से जो आए हैं पार्षद लोग, तो इन 40-50 में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ सी पॉलिसी बना के रखती हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम ऐसा काम कर देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को बस में टिकट फ्री कर देंगे। ये अलग अलग तरीके कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली इस प्रारंभ चैनल पे। आज है क्लास 10th पॉलिटी का दिन। तो क्लास 10th पॉलिटी में जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको दिखेगा 5 ही चैप्टर हैं खाली, और 5 चैप्टर बड़े सरल हैं। देखो, हो सकता है आपको शायद आज थोड़ी नॉइज आ रही हो क्योंकि पता नहीं कहां कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ हो रहा है, लेकिन चलो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं ना। ये आपको क्लास के अगर नोट्स चाहिए हो तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे फ्री बैच में। इस बैच का नाम है फ्री यूपीएससी एनसीईआरटी सीरीज, क्लास 6ठी से क्लास 12वीं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा भी होगा। नाउ अब एक और चीज, आपको प्रारंभ के हमारे जो बैचेस हैं आपको उसकी प्राइसेस भी पता ही होंगी आई सपोज, और अभी प्रतिज्ञा दिवस भी होके चुका है। सो प्राइसेस जो बैचेस की हैं वो रिवील हो गई हैं। प्राइस इज 32,999। ये आपको हिंदी मीडियम में मिलता है और इंग्लिश मीडियम में मिलता है। सो चलते हैं, प्रारंभ हमारा 3 साल का कोर्स होता है। नाउ अब इस बुक की तरफ आते हैं, क्लास 10th की जो हमारी बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ना, इसका पहला पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में कुल 5 चैप्टर हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बाद डेमोक्रेसी के क्या क्या बेहतर बेहतर नतीजे। देखो, सोच के देखो आप, ये पूरा का पूरा गुथा हुआ है। ये पूरी किताब जो है एक धागे में पिरोई हुई है। कैसे? इमेजिन करो एक देश, उस देश में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी हो गई भाई, डाइवर्सिटी कैसी कैसी हो सकती है? कोई किसी रिलीजन का, कोई किसी लैंग्वेज का, कोई किसी जात का, कोई किसी नस्ल का, कोई किसी रंग का। इसके बाद ये सब तरह के लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करेंगे। ठीक है साहब, ओके। ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अगर ऊपर आती हैं तो इनमें पावर शेयरिंग कैसी कैसी होगी, क्या लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, और ये सब कुछ होता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकलता है, डेमोक्रेसी क्या बेहतर है, डेमोक्रेसी से बेहतर भी कोई और आंसर हो सकता है, क्या पता, वो भी देख लेंगे हम। नाउ ये सब जब हम डेमोक्रेसी में हम पॉलिटी जब देखेंगे तो पॉलिटी में सब कुछ फेडरलिज्म में आता है। फेडरलिज्म मतलब कि 2 तरह की सरकार है, सेंटर लेवल की, स्टेट लेवल की, और एक तीसरी भी होती है छोटी, जो हमारे शहर की होती है, हमारे गांव की होती है। सो यही किताब है, बड़ी गुथी हुई किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। अब नाउ सुनो, पावर शेयरिंग पहली बार करो। पावर शेयरिंग के समय पे इतना समझ में आ गया साहब, पावर मतलब शेयर हो रही है, शेयर हो रही है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के प्राणी होंगे एक देश में, एक शहर में, एक जिला में, कहीं पे भी। तो इन सारे लोगों के अंदर क्या क्या चीजें इनको ये भाई इनको आइडेंटिफाई करती है, कौन सी चीज के लिए कौन सा व्यक्ति खड़ा रहता है। कहता है नहीं साहब मेरे लोगों के लिए आप ऐसी बात ही करो, नहीं साहब मेरे लोगों के लिए हमें ऐसा करना है। तो ये इसके 2 एग्जाम्पल लिए आपकी एनसीईआरटी किताब ने, और बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, बड़े सरल एग्जाम्पल है। हो सकता है आप में से कईयों ने पढ़े भी हो पहले भी, जब अपने क्लास 10th के बोर्ड दिए होंगे। तो इसमें 2 कंट्रीज का जिक्र किया गया। एक हमारा पड़ोसी नीचे बैठता है, नीचे, इसको टीयर ड्रॉप नेशन कहते हैं। उसका जो सिंबल होता है वो एकदम गोले की तरह होता है, जैसे आंसू का गोला, ऐसा है श्रीलंका। देखो साहब, ठीक है। एक हो गया बेल्जियम। नाउ इन 2 देशों को क्यों लिया गया? इन दोनों ही देशों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग थे। ठीक है साहब, ओके। एक ही देश के अंदर 2-3-4 तरह के लोग थे, इधर भी इधर भी। एक ने अच्छा किया, एक ने खराब कर दिया। तो उसी का एग्जाम्पल लेके एनसीईआरटी ने समझाया कि देखो साहब क्या हो सकता है अगर लोग समझदार हो तो। बस कुल मिला के यही आंसर है इसका। सो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पीपल? पावर कौन सी? पावर टू रूल, पावर टू गवर्न, टू गवर्न। कि भाई पहले के जमाना होता था तो राजा वाजा होते थे, एक ही राजा, अब वो कोई भी आदमी हो उसका राजा वही है। लेकिन अब जब जमाना बदला, डेमोक्रेसी आई, लोगों ने कहा कि साहब हमें तो हमारा पसंद का आदमी चाहिए ऊपर, तो तब उस समय लोग बोलेंगे नहीं हमारा आदमी, वो बोलेगा नहीं हमारा आदमी, वो बोलेगा नहीं हमारा आदमी। इसी को मद्देनजर रखते हुए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स पैदा होते हैं जो कहते हैं हम आएंगे सत्ता में, वो कहते हैं हम आएंगे सत्ता में, ऐसे होता है। नाउ इसके लिए पावर शेयरिंग के लिए दो इन्होंने रीजंस चुने हैं। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते हैं बहुत सोच विचार के, विद कॉशन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है मींस, इसका मतलब है टू एक्ट विद कॉशन, टू एक्ट विद कॉशन। जैसे हम जब दवाई लेते हैं ना, तो हम दवाई लेते हैं डॉक्टर के पर्चे पे,
तो डॉक्टर का पर्चा कहता है साहब मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, इस पेशेंट को ये दिक्कत है, दैट मीन्स हमने कॉशन के साथ हमने एंटीबायोटिक ली, तो उसे कहते हैं कि हमने प्रूडेंशियल तरीके से हमने दवाई ली, उसे कहते हैं प्रूडेंशियल। चलो साहब, एक होता है मॉरल कि हाँ साहब पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। दैट मीन्स मॉरल मतलब होता है कि जो एथिकल है, जो होना ही चाहिए, जो मतलब मान ही लो कि नहीं होगा तो ज्यादा खराब होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मामला, क्या है? तो सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर क्या होता है साहब? सिविल वॉर होता है गृह युद्ध। कहां पे? श्रीलंका में। श्रीलंका में हो गया। अब श्रीलंका जैसा देश, प्यारा सुंदर देश, रावण की जन्मस्थली, कुछ भी कह लो, जो भी है, रावण का वहां पे राजवाज था। नाउ अब श्रीलंका क्या हुआ 1990s के आसपास, और 1990s में आके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन उससे पहले श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया। कईयों लाखों लोग मर गए। किस बात में मर गए? क्योंकि वहां पे सरकार ने कहा कि हमारे यहां एक ही धर्म है, हमारे यहां एक ही भाषा है, हमारे यहां एक ही तरह के लोग हैं, जो बाकी सब है वो बेकार है, बाकी सब है वो सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ऐसे कह दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में जो सरकार थी वो तो खुश हो गई। भाई सरकार ने तो अपना कह दिया कि भाई हमारे यहां पे सिंहला जो लैंग्वेज है, सिंहला, सिन्हाला, कुछ भी कह लो इसे, सिंहला लैंग्वेज ही जो है ऑफिशियल है। एग्जाम्पल मान के चलो, हमारे इंडिया में कोई बोल रहे कि साहब हिंदी हमारी ओनली नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी हमारी ओनली ये है, तो बाकी के लोग बोलेंगे क्या, बोले कर्नाटका वाले, हमारे तेलुगु, हमारे मलयालम, हमारे पंजाबी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के, क्या हम नहीं है क्या? तो ऐसे श्रीलंका में हुआ कि वहां पे बोला गया कि सिंहला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज हम नहीं मानते। अगर आपको इंडिया का मैप थोड़ा बहुत पता हो, जैसे ऐसा मैप है, चलो ठीक है, यहां पर श्रीलंका है, ठीक है साहब, ओके, तो जो ये श्रीलंका है ये किसके पास है? इंडिया के पास है। इंडिया का कौन सा स्टेट इसके पास है? इंडिया का ये वाला स्टेट इसके पास है, ये है तमिलनाडु। तो ऑफ कोर्स हमें पुरातन हमारी हिस्ट्री भी पता है कि पहले के टाइम में जब समुद्रगुप्त हुआ करते थे, राजा हमारे चंद्रगुप्त हुआ करते थे, इनकी नेवी थी बड़ी बड़ी, ये कई जगह गए, इंडिया से बाहर इंडोनेशिया तक पहुंच गए, म्यांमार तक पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए, तो श्रीलंका भी पहुंच गए। श्रीलंका में काफी सारे तमिल लोग रहते थे, काफी सारे, और श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में यहां रहते थे, ऊपर ऊपर रहते थे। लेकिन श्रीलंका की सरकार बोली 1956 में कि भाई हमारे यहां आपसे खाली एक ही लैंग्वेज है, सिंगला, जो तमिल है, जो मुस्लिम है, हम नहीं मानते उन्हें अपने, ये श्रीलंकन लोग, ये पता नहीं कौन लोग आ गए हमारे यहाँ पे, ऐसा हो गया। अब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा श्रीलंका में कि चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर लगाने हो, चाहे कोई और भी हम पॉलिसी स्कीम लेके आ रहे हो, आवास योजना, ये वाली योजना, विकास योजना, ये सब का सब सिंगला लोगों के लिए ही है, बाकी और काऊ के लिए नहीं है। अब इससे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि तमिल माइनॉरिटी जो लोग थे, उन्होंने कहा अरे हम भी तो रहते आए यहां पे, अब तक हम नहीं रहते थे यहां पे। तो भाई लंका सरकार बोली कि हमें नहीं मतलब है, रहो तुम जानो, लेकिन तुम हमारे आदमी नहीं हो। इससे क्या हुआ, इससे 1983 तक 30 साल लग गए, 1956 से लेके 1983, ऑलमोस्ट 30 साल, 27 साल मान लो इसको। यहां पे तमिल माइनॉरिटी के लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है यार, चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो एक सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर, गृह युद्ध बोलते हैं इसे, गृह युद्ध, गृह कलेश, अंदर ही अंदर। और वहां पे LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम करके कोई जगह, ये इनकी संस्था थी, इन संस्थाओं ने बंदूकें उठा ली, इन संस्थाओं ने जो है रिवोल्ट कर दिया, इन संस्थाओं ने सिविल वॉर कर दिया, और श्रीलंका की कई सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई। बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई चली है, और तब जाके 2009 में जाके ये थोड़ी शांत वांत हुई और पूरा जो मामला सेटल किया गया। नाउ ये एग्जाम्पल लिया गया क्या, किस चीज के ऊपर? एक भाषा के ऊपर, कि कैसे एक भाषा की वजह से जो है लोगों में एकदम जो है एंगर आ गया, रिजेंटमेंट आ गया, और ये हो गया। अब इन्होंने कहा ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, ये क्या हुआ क्या? तो इसे कहते हैं पावर शेयरिंग गलत तरीके से हुई, पावर शेयरिंग गलत मेथड से हुई। पावर शेयरिंग क्या होती है साहब, पहले तो ये बताओ। पावर शेयरिंग का मतलब, सिद्धांत ये है कि पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, चाहे कोई किसी कम्युनिटी का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे, उनकी भाषा अलग, उनका रहना अलग। श्रीलंका के नॉर्थ साइड में तमिल, श्रीलंका के सेंटर साइड में सिंगला, श्रीलंका के साउथ साइड में इधर उधर कहीं मुस्लिम्स, और भी जगह। अगर एक ही तरह के लोग मोनोपोली करेंगे कि नहीं साहब हमारी ही चलेगी, नहीं तो किसी की नहीं चलेगी, तो ये चीटिंग है, गलत बात है। अब इसमें औरों को बुरा लगेगा और लोग रिजेंटफुल हो जाएंगे। रिजेंटफुल मतलब होता है कि अंदर मन में उनके पीड़ा भर जाएगी, अंदर मन में उनके भड़ास भर जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे लोग रिबेल भी कर सकते हैं, इससे लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। अगर
अगर पावर किसी एक ग्रुप के हाथ में है और वो पावर एब्सोल्यूट है, अनचेक्ड है, तो इस पावर से करप्शन भी होता है, क्योंकि कोई उन्हें टोकने वाला ही नहीं है, और इस पावर का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि कोई उन्हें रोकेगा ही नहीं। अब पावर शेयरिंग ये तो इसलिए समझ में आ गया कि साहब इसलिए होनी चाहिए कि साहब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के पास पावर होनी चाहिए। पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग मतलब कि जो पॉलिटिकल पावर है कि कैसे देश चलेगा, कैसे देश में राज होगा, कैसे देश में सिद्धांत चलेंगे, कानून चलेगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, कुछ तुम्हारे पास, कुछ इनके पास, कुछ हमारे पास, कुछ इनके पास, ऐसे करके अमंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, चाहे वो लोकल सरकार हो जहां मेयर बैठते हैं और पार्षद बैठते हैं, ये लोग बैठते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी। सोशल ग्रुप माने क्या क्या है? जो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं। सोशल ग्रुप मतलब कुछ सामाजिक ग्रुप होते हैं जो कि सरकार पे प्रेशर लगाते हैं कि हम भी हैं, हमारे पीछे 50 लाख लोग हैं, हमारा ध्यान रखना, ऐसे करके बातें। तो इससे क्या होता है? इससे पावर शेयरिंग किसी एक जगह पे नहीं आती, किसी एक तरह के लोगों के हाथ में नहीं रहती, सब तरफ बटी रहती है, तो हर कोई किसी को चेक कर सकता है, हर कोई किसी को रोक सकता है गलत काम करने से। इसलिए ये पावर शेयरिंग इसीलिए तो जरूरी है और ये होती है। नाउ करती कैसे है काम? जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी संस्थान है, जहां भी हमारा संविधान है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग रंग से आपको देखने को मिलेगी। कैसे कैसे? भाई कानून कोई बनाएगा, कानून को लागू कोई और करेगा, और कानून गलत है कि सही है और कानून जिसने तोड़ा उसको सजा देने का प्रावधान कोई और करेगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हो गई। फिर होती है पावर शेयरिंग डिफरेंट 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 लेवल की। एक होती है सेंटर पावर, एक होती है सेंट्रल सरकार, जो सेंटर देखती है, सेंटर बड़े बड़े काम, डिफेंस, देश का, देश की बैंकिंग पूरी सारी, देश के एयरपोर्ट्स कैसे कंट्रोल होंगे, वो किसी स्टेटों के हाथ में नहीं देते। और फिर होता है स्टेट के हाथ में कुछ पावर, कि अपने अपने स्टेट के अंदर आप देखो साहब, आपकी पुलिस का यूनिफॉर्म कलर कौन सा होगा, आपके यहां आरटीओ टैक्स कितना होगा, आपके यहां जो है स्टेट के अंदर लैंड का कॉमर्शियल लैंड कौन सी और भाई एग्रीकल्चर लैंड कौन सी, ये सारे काम। फिर हमने पावर शेयरिंग देखी कि जहां पे कोएलिशन सरकारें होती हैं। भाई कोएलिशन सरकार क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल। एनडीए आपने नाम सुना है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी पार्टी है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। ये सारी पार्टियां अलायंस में आके सरकार बनाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोएलिशन, इसे कहते हैं गठबंधन। ओके, तो इसे हम कहते हैं कोएलिशन। कि हमने पावर शेयरिंग को कैसे देखा? हमने देखा सेंटर स्टेट लेवल पे, हमने देखा अलग अलग लेवल पे, भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और हमने ये भी देखा पावर शेयरिंग होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की पार्टियां एक साथ सत्ता में आती हैं और सत्ता में आके रूल करती हैं। ठीक है साहब। फिर आते हैं प्रेशर ग्रुप्स, जो सरकार पे प्रेशर लगाते हैं। सरकार पे प्रेशर कहते हैं कि साहब हमारे पास 50 लाख लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, इनके लिए कहां आवास योजना है, इनके लिए कहां पे रोजगार की योजना है, इनके लिए कहां पे और ये सब रास्ते, सड़क, ये सब है। तो ये सारी बातें। नाउ ये हो गई पावर शेयरिंग। तो इसलिए हमने देखा जो 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 हमारा श्रीलंका वाला काम था वो तो गलत हो गया, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा काम देखा। बेल्जियम ने कहा नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो यूरोप के लोग हैं, हम तो जो है हमारे यहाँ तो हम तो गोरे लोग हैं, हम तो एकदम भाई अंग्रेज लोग हुए हैं। तो अब इनके यहाँ बेल्जियम में भी पॉपुलेशन अलग अलग थी। जैसे वहां थी श्रीलंका में सिंघला और तमिल और मुस्लिम्स, इनके यहाँ क्या थे? इनके यहाँ थे फ्लेमिश, और इनके यहाँ थे फ्रेंच, और कुछ एक आधे बचे कुचे प्लस जर्मन थोड़े बहुत से। ये 3 तरह के प्राणी थे बेल्जियम में, आज भी हैं खैर। तो अब क्या होता है बेल्जियम में, पूरे देश भर में 59% डच स्पीकिंग जिन्हें कहते हैं फ्लेमिश, और 40% थे फ्रेंच स्पीकिंग, और इसके बाद कुछ एक आधे बचे कुछ 1% जर्मन स्पीकिंग। ठीक है साहब, 3 तरह के लोगों को इनके। अब इन्होंने कहा कौन जीत रहा है? तो ऐसे दिखने में तो लग रहा है साहब डच स्पीकिंग जीत रही है, 59% लोग यही वाले हैं जो जो भाई डच बोलते हैं। लेकिन उल्टे कैपिटल सिटी जो है इसकी बेल्जियम की, जो हमारी ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स में उल्टा हाल था। ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, जो पूरे देश भर में कम है 40%। देश भर में टोटल देखोगे तो 40% ही है फ्रेंच, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच उल्टे हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग जो है वो 20% है, और थोड़े बहुत बचे कुछ एक आधे से रह गए जो जर्मन वर्मन कहीं होंगे कोने कुच्चे में। इससे क्या हुआ? लोगों ने कहा अब बताओ कौन जीत रहा है? देश भर में तो जो है हमारे ये जीत रहे हैं फ्लेमिश लोग, और कैपिटल सिटी में हमारे ये जीत रहे हैं, ये वाले लोग, फ्रेंच वाले लोग। तो कौन कौन हावी हुआ, कौन नहीं हुआ? इसमें यहां पर रिस्क ये थी कि जो डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी है वो चाहे तो श्रीलंका वाला हल कर सकती थी, उनका देश जो बिगड़ जाता पूरा का पूरा। बेल्जियम इतना सुंदर देश,
ब्रसेल्स प्यारा प्यारा देश, साफ सफाई पूरी वहां पे एकदम परफेक्ट। तो अगर ये चीजें वहां भी होने लगती कि साहब एक मेजोरिटी जो है वही जीतेगी आगे, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। इसके लिए इनके यहां पे कई दफे इनकी नेशनल असेंबली, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, 4 बार इनका संविधान चेंज हुआ, 4 बार इनका संविधान पिछले कुछ 20-22 सालों में, 1970 से 1993, इन सालों में इनका संविधान 4 बार ही चेंज हुआ। कैसे? ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, इन्होंने हासिल कर लिया सही रास्ता। इन्होंने कहा देखो भाई, हम सब पढ़े लिखे लोग हुए, हाँ साहब सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो अब अगर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो हम बात करके डेमोक्रेसी में एक दूसरे से टॉक करके 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन सब करेंगे, लेकिन हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। श्रीलंका वाला कि हाँ साहब ठीक है चलो चलेगा। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर लिया। कैसे? इन्होंने कहा हमारे यहां दोनों ही कम्युनिटी है और कोई कम्युनिटी बुरी या खराब नहीं होती, कोई कम्युनिटी गलत नहीं होती, हम सारी कम्युनिटियों को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। भले ही ये 60% हो, भले ही ये 20%, ये यहां पे 20% कैपिटल सिटी में, लेकिन हम सबको बराबरी का इक्वल स्टेटस देंगे। इससे क्या हुआ, इससे एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, कि सब तरह के लोगों की सरकार है ये, और इसमें सब तरह के लोगों की सरकार है तो वो सरकार कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगी, ये आइडिया रहा। और इसमें कल्चरल पावर्स भी दी गई, ठीक है, कल्चरल पावर्स भी दी गई। मतलब क्या है कि हमारे तरह के लोगों के लिए ये वाली पावर हम चलाएंगे सरकार, ये भाई इन वाले लोगों के लिए सरकार जो है ऐसी वाली पावर चलाएगी। तो इसमें ब्रसेल्स को एक स्पेशल स्टेटस अलग मिला, जो कि कैपिटल सिटी थी। ब्रसेल्स को बोला गया कि यहां पे भी अलग प्रावधान चलेगा, यहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर बोथ लैंग्वेज ग्रुप्स। होने दो, बहुत बढ़िया है। तो इससे क्या हुआ, बेल्जियम में पीस रह गई पीस। और लंका में क्या हुआ, लंका में आग लग गई, खैर वो तो पहले भी लगी थी। तो ये हुआ, लंका में हाल खराब हो गया। पॉपुलेशन यहां पे देखो साहब, सिंहला जो हमने पहले कहा था, सिंहला काफी ज्यादा है, 3/4 सिंहला, मोस्टली बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हो। सोचो इतना शांति का धर्म बुद्धिज्म। यहां पे 18% तमिलियन थे बेचारे, जिसमें कि 13% श्रीलंकन तमिल थे, 5% इंडियन तमिल थे। चलो साहब, जो ऊपर ऊपर रहते थे श्रीलंका के ऊपर नॉर्थ साइड में, वो हिंदूज थे, क्रिश्चियन थे, 2-4-5-7% या हमारे मुस्लिम भी थे। 56 में जो एक्ट आया था, उस एक्ट में बोला गया कि सिंगला जो है यही ऑफिशियल लैंग्वेज है भैया, और कोई सी लैंग्वेज हम नहीं मानते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला चाहे हमारी यूनिवर्सिटियां हो, चाहे हमारी सरकारी नौकरियां हो, हम खाली उनको बुलाएंगे, उनको उन एस्पिरेंट को सक्सेस देंगे जो कि सिंगला बोलते हैं। तमिलियन बोल रहे हर क्या मतलब हम नहीं रहते। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पे हुई लड़ाई झगड़ा। इस वजह से जो संविधान हुआ, नया संविधान, उसने कहा स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। चीटिंग हो गई इनके साथ। अब जब ये चीटिंग हुई, ये चीटिंग कौन सी कहलाती है, ये चीटिंग कहलाती है मेजोरिटेरियनिज्म, कि एक ही तरह के लोगों ने कहा कि हम ही हैं बस, बाकी हम दूसरे को नहीं मानते। ये हो गया मेजोरिटेरियन, मतलब जो लोग ज्यादा है, जो लोग 100 में से 51 है, उन्होंने कहा हम ज्यादा हो गए, तुम कम हो गए, अब तुम हारोगे और तुम पीटे जाओगे। ये हुआ। तो मेजोरिटी में, सिंगला मेजोरिटी, इन्होंने अपने नंबर्स को यूज किया कि साहब हम तो देखो कितने ज्यादा है तुमसे, हम तो बहुत ही ज्यादा है। और इस वजह से इन्होंने कहा कि अब हम करेंगे अपने देश पर राज, और सारे तमिलियन, हिंदूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब एक तरफ पीछे हटो, चलो हम ही रहेंगे यहां पे। रिजल्ट, तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड। रिजल्ट, तमिल डिमांडेड अ सेपरेट तमिल ईलम। इन्होंने कहा कि जब तुम हमें मानते ही नहीं हो तो अपने देश का पार्टी मत बनाओ हमें। हम जो श्रीलंका है इतना सा छोटू सा, इसमें से इतना सा हमें दे दो जहां हम लोग रहते हैं। भाई तुम जब हमें अपना साथ का ही नहीं मानते तो देन व्हाट इज द पॉइंट इवन, तो नहीं रहना हमें। और 26 साल तक कलेश, गृह कलेश, सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया। 1983 से 2009 तक खूब लड़ाइयां हुई। तो ये प्रॉब्लम आई। इसे हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि एक देश ने ये नहीं देखा कि उसकी मेजॉरिटी औरों पे भारी तो ना पड़ जाए। अब पावर शेयरिंग इसका सॉल्यूशन है। पावर शेयरिंग कैसी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। ये हमने पहले भी देखी है। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है साहब, कि जहां पे लेजिस्लेचर, जहां पे एग्जीक्यूटिव, जहां पे जुडिशरी, ये तीनों अपने अपने काम करते रहे, और जुडिशरी, ये 3 तरह के। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक कानून बनाएगा, एक कानून इंप्लीमेंट करेगा, एक जो कानून तोड़ेगा उसको सजा देगा, जुडिशरी। ठीक है, तो ये हो गए जो मेकिंग लॉज, ये कानून बनाएंगे। एक हो गए जो इंप्लीमेंट करेंगे, कानून को इंप्लीमेंट करेगी,
ऐसी ऐसी तो पावर शेयरिंग होती है। और पनिशेस पनिशेस जो कानून तोड़ेगा, हु ब्रेक्स लॉज। अब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी। वर्टिकल कैसा होता है? जहां पे एक होती है सेंटर सरकार और एक होती है स्टेट सरकार। भाई आप जहां भी रहते हैं, मान लो आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी में एक सरकार है जो कहां बैठती है? लखनऊ में बैठती है। अगर आप एमपी में हैं तो एक सरकार बैठती है भोपाल में। अगर आप भाई अगर आप राजस्थान में हैं तो आपकी एक सरकार बैठेगी जयपुर में। दैट मीन्स एक सेंटर सरकार हो गई, एक स्टेट सरकार हो गई। इसके बाद भी नीचे आती है लोकल सरकार। लोकल, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, इसे कहते हैं लोकल सरकार, जो आपके शहर की होती है, आपके गांव की होती है। एक होती है आपके स्टेट के लिए, एक होती है सेंटर के लिए, जो पूरे देश भर के लिए है। नाउ पावर शेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी होती है। कैसे कैसे? हर तरह के कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। भाई कोई रिलीजियस होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, जो कि बेल्जियम मॉडल में फील हुआ। भाई वहां भाषा के नाम पे लोग थे अलग अलग। कोई कह रहा हम तो फ्रेंच बोलते हैं, कोई कह रहा हम तो जो है डच बोलते हैं, कोई एक आधा कह रहा हम तो जर्मन भी बोलते हैं भाई। और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। कैसे कैसे? हमने अभी देखा, यूपीए हो या एनडीए हो, हर तरह के ये क्या है? ये अलायंस है। अब तो एक नया नाम आ गया है, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, जो भी है वो। तो अब यूपीए अलायंस हो गया जिसमें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें कांग्रेस प्लस बाकी और छोटी पार्टियां। एनडीए अलायंस जिसमें बीजेपी प्लस बाकी छोटी पार्टियां, ये हो गई। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि सरकार में आके एक साथ गठबंधन के तहत रूल करती हैं। कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कई सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। भाई एनजीओ हो सकते हैं, कई सारे और नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कई सारे मूवमेंट हो सकते हैं, कई सारे मूवमेंट होते हैं। जो मूवमेंट कहते हैं हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, जो मूवमेंट कोई रैली करते हैं वो कहते हैं हम तो साहब इनके दलितों के लिए काम करते हैं, कोई कहते हैं नहीं साहब हम तो जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, कोई कहते हैं नहीं साहब हम तो वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं, कोई इनके लिए कोई उनके लिए। तो ये सबके सब सेम पावर चाहते हैं डेमोक्रेसी में। इससे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, इससे लॉबी ग्रुप्स बनते हैं। जब प्रेशर ग्रुप होंगे ना, प्रेशर ग्रुप, वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर किस चीज पे? सरकार पे। तो उसे कहते हैं लॉबी करना, कि हमारे टाइप का कानून लेके आओ, हमको, हमारे लोगों को ये चाहिए, हमारे लोगों को यहां पे एयरपोर्ट चाहिए, हमारे लोगों को यहां पे ये भाई रोड चाहिए, हमारे लोगों को ये हाईवे चाहिए, हमारे लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, हमारे लोगों को ये चाहिए। तो ये सरकार को प्रेशर करते हैं, लॉबी करते हैं कि ऐसा काम करो। लॉबी मतलब होता है, यहां पे लॉबी का मतलब होता है टू टू हेल्प इन पासिंग, क्या? इन पासिंग लॉज। ये होती है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होनी जरूरी हो गई भाई, ये तो लग रहा है कि जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पावर शेयरिंग कैसी कैसी हमने देखी। एक तो दो तरह के रीजन एनसीईआरटी कहती है, पावर शेयरिंग में दो तरह के रीजन इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग क्यों हो? इसलिए हो क्योंकि प्रूडेंशियल रीजंस हैं। प्रूडेंशियल माने होता है मतलब कि कोई काम सोच विचार के करना, कॉशन के साथ करना, ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए करना। प्रूडेंशियल रीजंस ट्रीट पावर शेयरिंग एज नेसेसिटी, कि हम जानते हैं कि भाई पावर शेयरिंग अगर हुई तो शांति बहाल रहेगी, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई एक ग्रुप हावी नहीं होगा, और इससे ऑथोरिटेरियन मिसयूज नहीं होगा पावर का। भाई अगर पावर शेयरिंग में अगर एक ही मेजोरिटी पार्टी है और वो कह रहे भाई साहब मैं ही मेजोरिटी हूं बस, बाकी सब बेकार है, तो ये तो अनचेक मिसयूज पावर हो गया ना, ये तो गलत है। पावर शेयरिंग का एक और रीजन है मॉरल रीजन, कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो डेमोक्रेसी क्यों कह रहे हो उसे? डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक छोटा छोटा आदमी हो उसके भी वोट की वैल्यू है, एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप है उसकी वोट की सेम वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हेंस ये मॉरल रीजन है कि डेमोक्रेसी अपने आप से कहती है कि लोगों से पूछा जाए, लोगों से कंसल्ट किया जाए, लोगों के बात में दम हो, लोग जो बात बोल रहे हो बात सुनी जाए, और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड हो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, उसका सांसद वही होगा जो सब लोगों ने मिलकर चुना होगा। ठीक है साहब? कैसे काम करती है ये पावर शेयरिंग? प्रूडेंशियल तरीके से काम करती है, जिसमें क्या होता है, हम पावर शेयरिंग को ऐसा बनाते हैं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मॉरल रीजन कहता है पावर शेयरिंग अगर होगी तो वही डेमोक्रेसी है। इट इज द इंट्रिंसिक, इट इज द इंट्रिंसिक आइडिया, इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, कि जिससे सेल्फ रूल, मतलब अपने आप का खुद से जो रूल करते हैं जब लोग, तो वो पावर शेयरिंग में सबसे ज्यादा बेहतर रूम से
बेहतर फॉर्म से झलकता है। ठीक है साहब, और इससे होती है गुड गवर्नेंस। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, श्रीलंका में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेजोरिटेरियनिज्म? बताओ साहब। एक सिस्टम वो जहां पे पावर इज इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अच्छा, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल इन विच एवर वे इट वांट्स, डिसरिगार्डिंग सारे माइनॉरिटीज को, या फिर एक फेडरल अरेंजमेंट गिविंग एक्स्ट्रा पावर टू माइनॉरिटी डोमिनेटेड ये अपने रीजन्स, या फिर एक इलेक्टोरल सिस्टम, एक चुनाव प्रक्रिया जहां पे गारंटी होती है कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। बताओ साहब कौन सी है इसमें से मेजोरिटेरियनिज्म जो जो लंका में हुई थी? क्या लगता है आपको? तो ये आपके ऊपर, आपके लिए क्वेश्चन है। अब आता है फेडरलिज्म। भाई एक देश है, मान लो मैंने देश बनाया ऐसा, मैं अभी ऐसा पूरा तो बना नहीं पाऊंगा। अब ऐसे ऐसे ऐसे, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, वरना फिर, क्योंकि देखो हाथ से बनाना तो बहुत टफ काम है। ठीक है, चलो मैं इतना बना दे रहा हूं ना। अब ये एक देश है, इसमें सब तरह के लोग हैं, ये हो गया, 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 ये सारे मान लो स्टेट हो गए, ये कई सारे स्टेट हो गए, स्टेट्स इन अ कंट्री। मैंने ये नहीं कहा कौन सा कंट्री है, मैं नहीं जानता भैया। ठीक है ना। अब ये एक देश है, इस देश में अलग अलग तरह के स्टेट है, किसी की कोई भाई किसी की कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है। यहां पे मान लो सूखा पड़ता है, यहां पे सूखा पड़ता है, यहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहां पे जो है यहां पे गर्मी ज्यादा होती है, यहां पे विंटर्स में पानी पड़ जाता है। तो अलग अलग तरह की समस्या, अलग अलग भाई अलग अलग प्रदेश की। तो इसीलिए भले ही देश एक है, लेकिन सरकारें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग ढंग की हैं, और इससे ही क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। बस ये समझाना था, ये ही है इस चैप्टर का सार। सोच के देखो आप, तमिलनाडु तमिलनाडु अपनी खुद से एजुकेशन पॉलिसी बना सकता है, लेकिन अपनी खुद की डिफेंस पॉलिसी नहीं बना सकता। क्या तमिलनाडु खुद की आर्मी रख ले? क्या तमिलनाडु खुद की एयरफोर्स रख ले? क्या तमिलनाडु खुद की कोई नेवी रख ले? भाई वो तो कोस्टल स्टेट है, कह दो तुम लोग। हां, तो इंडिया नेशन एक ही है, लेकिन तब भी स्टेट्स अपना अपना काम कर सकते हैं अपने अपने अंदर। जैसे भाई हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या काम होंगे, हमारे यहाँ पुलिस कैसी कैसी होगी, हमारे यहाँ लोकल जो है टैक्स कैसे कैसे होंगे, कहीं पे जो है गाड़ी सस्ती मिलती है, कहीं महंगी मिलती है, अलग अलग सामान चीज है। लेकिन कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, ये सब के सब एक बड़ी सरकार करती है, सेंट्रल सरकार करती है। बस बस अगर ये समझ में आ गया आपको, तो फिर आगे का चैप्टर बहुत सरल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये केयरफुली डिजाइंड सिस्टम है जो कि हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया था। इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब ये होता है टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी पेन नहीं चलेगा, हाँ चलिए, ठीक है। अलग अलग लेवल की दो तरह की सरकार है। कैसे, क्यों, कहां कैसे, ये तो बताओ। तो फेडरलिज्म क्यों चाहिए? भाई एक बहुत बड़ा देश जो डाइवर्स है हमारे जैसा, यहां 1200 से ज्यादा भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म है, यहां पे इतने तरह की यहां पे जात है, ये है वो है, तो इनको एक साथ गवर्न करना एक सिंगल सरकार के द्वारा नामुमकिन नहीं, एकदम पॉसिबल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। रीजनलिज्म और लोकल लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। भाई हिमाचल में एक जिला है चंबा, और जयपुर में हमारा राजस्थान में एक जिला है बाड़मेर, तो दोनों के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं। एक कहता है पानी बहुत ज्यादा, एक कहता है पानी है ही नहीं, एक कहता है हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, एक कहता है यहाँ बाढ़ क्या आ जाता तो कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग बात है, यानी कि जो चीज केरला के लिए काम कर सकती है, हो सकता है पंजाब के लिए काम ना करे। भाई सही बात है, केरला एक नीचे का स्टेट, गॉड जोन कंट्री केरला, वहां पे बैक वाटर्स, पानी सुंदर एकदम स्टेट। एक पंजाब है जहां बढ़िया फसल, बढ़िया खाना, बढ़िया एकदम, और वहां बॉर्डर स्टेट है वो तो इसलिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों की डिफरेंट डिफरेंट नीड। बस पहली चीज तो ये। अब फेडरलिज्म क्या है? क्या फेडरलिज्म मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे दो या दो से ज्यादा लेवल की सरकारें होती हैं। ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। एक बड़ा सरकार होगी, सेंट्रल सरकार, जो पूरे देश का डिफेंस संभालेगी, जो पूरे देश का बैंकिंग संभालेगी, जो पूरे देश की करेंसी संभालेगी। भाई चाहे तेलंगाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, रुपया करेंसी देश में सेम ही होती है। वही 10 रुपए का नोट लेके आपको कुरकुरे का चिप्स मिल जाएगा, चाहे आप केरला में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे आप कहीं आसाम में हो, क्योंकि एमआरपी पूरे देश के लिए सेम है वो। ठीक है साहब। नाउ अब कुछ कुछ चीजों में हमें समानता चाहिए, स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
कुछ कुछ कानूनों में हमें समानता चाहिए, कुछ कुछ टैक्सेशन में, कुछ कुछ टैक्सों में हमें समानता चाहिए। ये जो संविधान कहता है कि इसलिए जरूरी है, वरना यूनिटी नहीं रहेगी, वरना कोई एकता नहीं रहेगी। कैसे काम करता है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म काम करता है एक रिटन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से, एक रिटन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट से। अभी बताता हूं वो लिस्ट क्या होती है। एक 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे संविधान में। हमारा संविधान है उसमें 3 तरह की लिस्ट है, शेड्यूल 7 में आता है वो। तो उसमें 3 तरह की लिस्ट हो, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होती है, जिसमें बड़े बड़े काम सेंटर खुद ही करता है। स्टेट लिस्ट जिसमें सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और एक होती कॉन्करेंट लिस्ट जिसका मतलब है कि यहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है फेडरलिज्म के लिए, ताकि वो जुडिशरी जो है ना वो सेंटर की है ना वो स्टेट की है, तो वो दोनों के बीच में देख के न्याय देगी कि कौन सही है कौन गलत है, टू सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स। इसके अलावा संविधान की सुप्रीमेसी, कि कोई सा भी सरकार ये नहीं कहते कि हम तो संविधान से ऊपर है, नहीं। चाहे केरला हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे नागालैंड हो, सबके सब इंडिया के संविधान को सुप्रीम मानेंगे। और कोई भी संविधान को एकदम से चेंज ऐसे नहीं कर सकता, उसमें लगती है बहुत ज्यादा बड़ी मेजोरिटी। ठीक है साहब। नाउ अब ये जो हमारा फेडरलिज्म है, उसके प्रकार होते हैं 2 तरह के। एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अगर आपको कुछ याद नहीं हो, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का याद होना चाहिए। जब यूएस, याद है यूएस को बनाता हूं मैं ऐसा डिजाइन, ये फ्लोरिडा निकल गया इसमें से, ये ऐसे हो गया, ठीक है साहब, मान लो ये यूएस है। जब ये यूएस 1777 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स लोगों से, तो यूएस में उस समय थी 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनियां कुछ ऐसी ऐसी थी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कुछ कुछ थी। ठीक है। अब ये 13 कॉलोनियां थी। इन 13 कॉलोनी ने बोला कि भाई उतना बड़ा आगे भी जमीन है, वो भी तो लेनी है अपने अंदर सब, क्या सब लेनी है, ठीक है। तो इन 13 कॉलोनियों ने बोला कि सुनो, हम नॉर्थ कैरोलिना, तुम साउथ कैरोलिना, तुम फ्लोरिडा, तुम ये, तुम वो, तुम ये, हम सब लोग साथ आ जाते हैं और हम सब लोग मिलके ना एक सेंटर बनाएंगे। वो सेंटर सरकार बैठेगी कहां? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में, यहां कहीं होगा, जहां भी होगा वो, चलो ठीक है साहब, वॉशिंगटन डीसी में, जहां भी है ये, यहां हो गई सरकार। ठीक है। और हम सारे के सारे स्टेट्स, हम सारी सारी कॉलोनियां जितने भी हैं, बाकी आगे और भी कवर करेंगे, अभी रुक जाओ, सबके सब आ जाएगा, अपने अपने हिस्से में आएगा पूरा यूएसए। तो हम सब एक साथ आते हैं और हम एक सेंटर पैदा करते हैं। इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब एक इंडिया वाला केस था, जिसमें इंडिया को, मान लो मैं रफ मैप ऐसे बना रहा हूं, ठीक है साहब, ओके। इंडिया ऑलरेडी एक कई सारे प्रिंसली स्टेट्स, कई सारी प्रोविंसेस का एक ग्रुप था। और जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए 1947 में, उस समय 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, और अगर सबको मौका मिले सब भग जाएं, हैदराबाद निकलने को तैयार, जूनागढ़ निकलने को रेडी, जम्मू कश्मीर कह रहा है मैं ना तुम्हारा ना इनका, मैं किसी का नहीं, एक और कोई कह रहा है मैं कहीं और, एक कह रहा है मैं कहीं और। तो 1947 में जब हम आजाद हुए, हमने सबको बांध के रखा, हमने कहा ओ भाई, इंडिया, ओनली इंडिया, वन इंडिया। एक पाकिस्तान निकल गया अलग, जा चुका, उसको जाने दो, लेकिन अब हम तुम यहां रहते हैं अंदर, हमें तुम्हें साथ में रहना है। तो यहां पे होल्डिंग टुगेदर हुआ, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर हो गया, जहां पे सारे प्रांत, सारे प्रोविंस, सारे स्टेट, हमने इनको बांध के रखा। हमने कहा ओ कोई निकलना मत। थैंक्स टू सरदार जी वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने हमारे देश को एक इकट्ठा, एकत्रित होते हुए आजाद करवाया रखा। ठीक है। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये 13 कॉलोनियां, इन्होंने वॉलंटरीली एक साथ आके एक बिगर यूनियन बनाया। तभी आप देखोगे यूएसए का नाम द यूएसए है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि ये लोग सब एक साथ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने अपने आप से ही सॉवरेंटी कुछ कुछ छोड़ दी। ये सारी 13 कॉलोनियां, हो सकता था इनमें से कोई 12 कोई एक साथ रहते, एक अलग निकल जाता, कहता मैं तो अपनी आर्मी उधर रख लूंगा। एक होता कहता नहीं साहब मैं ही जीत रहा हूं सबसे ज्यादा, तुम में से बड़ा मैं हूं, मैं रखूंगा, ये हो सकता था। लेकिन इन सब ने डिसीजन लिया कि अब हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ कुछ एक सेंटर पैदा कर देते हैं, और वो सेंटर में सेंट्रल सरकार बैठेगी, जो कि फेडरल सरकार बोल देंगे मुझसे जो भी करेंगी, और हम सब अपने अपने स्टेट अपनी आपस में अपना काम करते रहेंगे। ये हुआ। इंडिया जैसे देश में एक लार्ज कंट्री जो कि पावर्स को खुद से डिवाइड करती है,
स्टेटों को पावर देती है, पावर को स्टेटों को देती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। एंड इससे क्या होता है, सेंटर भी एक साथ रहता है टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। दो तरह का फेडरलिज्म हो गया, एक साथ में आने वाला, एक इकट्ठा करके रखने वाला, होल्डिंग टुगेदर एंड मैनेज डाइवर्सिटी। बढ़िया काम है ये, तो सही काम लग रहा है। तो इसका जो हमारे कमिंग टुगेदर का जो एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें स्टेट्स, प्रांत और सेंटर, इनके बीच में पावर इक्वल रहती है। फिर एक होता है इंडिया जैसा, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, जहां पे सेंटर के पास पावर ज्यादा रहती है। सेंटर कहता है मैं तुम सबको बांध के रखे हुए हूं, तुम्हारे लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए सेंटर यूजुअली हैज मोर पावर्स। ये बात हुई। तभी आप देखो कई सारे स्टेटों में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, जबकि वो तो स्टेट अपने आप से एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन तब भी स्टेटों, जब स्टेट काम नहीं करेंगे सही से, तो फिर वहां पे लगेगा, क्या करें। नाउ अब हमने पीछे जो बात करी थी कि कौन से ऐसे वो हैं लिस्ट वगैरह, वो बताओ सर। तो पहली आती है यूनियन लिस्ट, ये सब है 7th शेड्यूल में, शेड्यूल 7। जब आप संविधान कभी देखोगे आगे चल के, या हो सकता है पीडीएफ देख रहे हो आप, तो संविधान के कई सारे, जब आप संविधान खोलोगे सबसे पहले प्रियम्बल आ जाएगा, प्रियम्बल के बाद आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1, फिर अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, आर्टिकल 400 तक है। ऐसे कई सारे 400 आर्टिकल्स हैं। इन 400 आर्टिकलों के बाद कुछ सूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। ये शेड्यूल 7 है। इस शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट की बात हो रखी है, ये वाली 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। अब यूनियन लिस्ट क्या कहती है कि मेरे लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं, उन सब पे काम खाली खाली सेंटर करेगा। सेंटर विल मेक लॉज, सेंटर विल मेक लॉज। जो स्टेट लिस्ट है, इसमें स्टेट्स कैन मेक लॉज, विल मेक। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट मतलब हो रहा है, नाम समझ में आ रहा है, मतलब कॉन्करेंट मतलब क्या, एक साथ, कॉन्करेंट, कॉन्करेंस, हाँ यस, कॉन्करेंट, सेंटर प्लस स्टेट बोथ, दोनों कानून बनाएंगे, बोथ मेक लॉज। अभी लास्ट में जो लिखा है उसको बाद में लेके आऊंगा मैं। सेंटर के लिए बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे बैंक है ना भाई, बैंकिंग सेक्टर हमारा इंडिया का, जैसे डिफेंस एटसेट्रा, रेलवेज, और भी आपको पता होंगे कई सारे, रेलवे, एयरपोर्ट, सारे के सारे काम हमारे देश का, टेलीकॉम, सारा सब कुछ ये हमारा सेंटर संभालता है। फिर स्टेट्स अपने अपने काम कर सकते हैं, अपने अंदर अंदर स्टेट के, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर लॉज आते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हर स्टेट का अपना अपना कानून होगा, लैंड के ऊपर, फिर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे हैं। तो इसमें 97 टॉपिक्स हैं, 97, बहुत ज्यादा। इनके पास है कुछ 50-60 टॉपिक्स। और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे देश की एजुकेशन, एजुकेशन में सेंटर और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं देश की एजुकेशन के ऊपर। हम चाहते हैं कि चाहे केरला का 14 साल का बच्चा हो, चाहे असम का 14 साल का बच्चा हो, उस 14 साल के बच्चे को क्लास 8th की मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी उसकी अपनी अपनी और सेकंड लैंग्वेज हो, वो उसे आनी चाहिए, साइंस वगैरह, फॉरेस्ट, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक। फिर मैरिज, मैरिज लॉज, इस पे सेंटर स्टेट दोनों मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी पावर्स। ये क्या मतलब आ रहा समझ, रेसिडुअरी मतलब रेसिडुअल, मतलब रेसिड्यू, मतलब कुछ बचा खुचा, मतलब जो पता नहीं था, हां यस, जो पता नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल साइबर लॉज, भाई 1947 में किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर का होवे, किसी को नहीं पता था एआई का होवे, ये नहीं पता था किसी को भी। भाई किसी को नहीं पता था कि ये क्या होता है, यूरेनियम वगैरह, ये सब चलो पता था, वो तो चलो पता था, लेकिन कई सारी और चीजें जो आज की तारीख में है, वो तब नहीं पता थी, वो तब आइडिया भी नहीं था। क्रिप्टो करेंसी मालूम ही नहीं था किसी को उस समय, क्रिप्टो करेंसी क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी कानून एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, इनके ऊपर सेंटर विल मेक लॉज। जो चीजें अभी तक पता नहीं है, उसके ऊपर सेंटर विल मेक लॉज।
बस सरल शब्दों में, सिंपल बात समझ में आई कि ऐसे काम जो सेंटर के पास है, ऐसे काम जो स्टेटों के पास है, ऐसे काम जो सेंटर स्टेट दोनों के पास है, और ऐसे काम जो सेंटर के पास फिर आएंगे अगर कभी आगे चल के किसी को पता नहीं चला तो कि करना क्या है। ठीक है साहब, तो ये हो गई शेड्यूल 7 में लिखे हुए 3 तरह की लिस्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हाँ साहब ठीक है, चलो ये तो अच्छा लग रहा है कि सेंटर प्लस स्टेट जिंदा है, दोनों के दोनों स्टेट अपने सारे काम कर रहे हैं। सेंटर प्लस 28 स्टेट्स, ऐसी तो है हमारे देश में। लेकिन उसके अलावा भी हमारे गांधी जी का विजन याद करो। वो कहते थे कि मेरा भारत गांव में बसता है, मेरा भारत गांव में है, गांव खुद ही से स्वावलंबन अपना महसूस करते थे। एक गांव खुद में सेल्फ रिलायंट होता था, एक गांव के अंदर छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियां होती थी। तो जो विलेज पंचायत वाला रूल था, जो गांधी जी का सपना था कि कैसे हमारा एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, वही चीज हमारा कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हमने पावर को डिवाइड कर दिया, सेंटर को बड़ी पावर दे दी, स्टेट को अपने अपने स्टेट की पावर दे दी, उसके बाद भी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लोकली वहां के लोग ले सकते हैं, जो वहां के गांव वाले जानते हैं कि हमारे यहां प्रॉब्लम कौन सी वाली है, क्या हमें सड़क चाहिए या हमें पानी की पाइपलाइन चाहिए। उन लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, बेटर देन एनी डिस्टेंट गवर्नमेंट। भाई लखीमपुर खीरी इतने पीछे का शहर और लखनऊ बहुत दूर की जगह, तो लखनऊ बैठे हुए लोगों को शायद नहीं पता चले कि लखीमपुर खीरी में इस समय पे दिक्कत कौन सी आई। तो इसलिए जो वहां के लोकल लोग हैं वो जानते हैं क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। इसमें होता है कि पावर कुछ कुछ सेंटर और स्टेट से लेके दे दी जाती है लोकल सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज, जिसे हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, कैसे काम करती है ये, हमारे संविधान में इसके लिए भी रूल लिखे हुए हैं, हमारे संविधान में इसके लिए आर्टिकल्स बने हुए हैं कई सारे। और आर्टिकल्स कहां लिखे हैं, पार्ट 9 में आते हैं। पार्ट 9 अभी आप आगे देख लोगे, सब समझ में आएगा, लेकिन इतना याद रखो 1992 में हमारे संविधान में कुछ चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट कहते हैं उसे, 73वां अमेंडमेंट, और इससे पंचायती राज जो है संवैधानिक हो गया, संविधान में लिख दिया गया। 74th ने क्या किया, 74th ने बात करी कि भाई साहब कैसे कैसे शहरों में नगर निगम कैसे आएगी, जैसे जैसे पंचायती राज आया ऐसे ऐसे 74th भी आ गया, सेम टू सेम बैक टू बैक एकदम आ गया म्यूनिसपैलिटीज के लिए, कि शहरों में नगरीय निकाय कैसे बनेंगे। और इसमें नगरीय निकाय जो होंगे, पंचायत जो होगी, इसमें जो हमारे नगर निगम होंगे, इसके चुनाव होंगे, और ये कौन कराएगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराएगा। हर स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है जो कि लोकल सरकारों का चुनाव करवाता है, मेयरों का, पार्षदों का, इन लोगों का, और हमारे सरपंच का, और हमारे पंचायत समिति का, जिला परिषद का, इनका उनका। ठीक है, इसमें ही सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर महिलाएं। सबसे पहली बात इसमें करी गई कि इसमें चाहे कोई नगर निगम है, अगर नगर निगम में कुछ मान लो 40-50 लोग हैं वार्डों से जो आए हैं पार्षद लोग, तो इन 40-50 में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी, महिलाओं के लिए रहेंगी। एससी एसटी के लिए भी इसमें सीटें रिजर्व है। ठीक है, ये हो गई डिसेंट्रलाइजेशन। कैसी कैसी होती पंचायती राज सिस्टम, तो इसमें पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो 3 टियर का है। इसके लिए भी खैर कई बार कमेटियां बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, कोई और सी कमेटी बनी, सब लोगों ने अपने अपना स्टडी किया, बताया कि क्या क्या, थुंगोन कमेटी थी। तो सब लोगों ने कहा कि एक बढ़िया काम है, एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होगी। अब मान लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मान लो ये कोई शहर है, सिटी, ये सिटी है, इसमें कई सारे गांव होंगे। इसमें जो गांव होंगे मान लो वो यहां यहां है, शहर के बाहर है थोड़े से, शहर के कुछ कुछ अंदर भी होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, होने दो। नाउ ये जो सिटी है, इसमें जो लाल 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 जो गांव है, इन सारे गांव के अंदर ये जो सारा एक गांव है, विलेज, इस गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होगी, जिसमें सरपंच साहब होंगे, उनके साथ एक आध दो कोई और लोग होंगे जो उनके पंच होंगे, जो भी होंगे। अब इस गांव में, इस एक गांव में जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जो लोग वोट देते हैं, गांव के लोग, गांव वाले, उसको बोलेंगे हम ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या हुई, बॉडी ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द विलेज। जितने भी लोग हुए गांव में, वो लोग क्या हुए, वो लोग वोटर हुए। जो भाई जो भी गांव में 18 से ऊपर का है जो वोट दे सकता है, वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया। अब ऐसे कुछ 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गांवों को एक साथ कर दो, ये बना क्या, ये एक ब्लॉक बन गया, एक तहसील बन गई, ये एक तहसील लेवल की हो गई। इसको बोलेंगे हम पंचायत समिति।
ब्लॉक समिति, मंडल पंचायत, पंचायत समिति, कुछ भी कह लो, उसके अलग नाम होते हैं। तो ब्लॉक लेवल की होती है, कई सारे गांव होते हैं इसमें। फिर होती है एक जिला परिषद। जिला परिषद क्या होती है? इसमें सारे गांवों को इंक्लूड कर लो, सारे गांवों को इंक्लूड कर लो। जिला परिषद वो जिला के लेवल पे है, ठीक है। ऑल द पंचायत समितिज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, तो उसे हम बोलेंगे जिला परिषद। इस तीनों चरण के, चाहे एक गांव की भाई होगी, ये होगी ग्राम पंचायत होगी, चाहे कुछ गांव की एक साथ पंचायत समिति होगी, चाहे सारे गांव के मिला के जिला परिषद होगी, इन सब के लिए इलेक्शंस होंगे, इन सब के लिए इलेक्शंस होंगे रेगुलरली। कौन कराएगा? स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसमें सीटें रिजर्व होंगी एससी एसटी के लिए एंड महिलाओं के लिए, ठीक है। ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, जो हमने अभी बात करी थी कि होल्डिंग टुगेदर, तो होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? यूएस ऑफ अमेरिका, जहां पे 13 कॉलोनी आई थी एक साथ, या फिर स्विट्जरलैंड, जहां पे इंडिपेंडेंट कैंटोनमेंट्स होते थे। कैंटोनमेंट मतलब वहां के स्टेट्स को, वहां के प्रांतों को कैंटन्स बोलते हैं। इंडिया, जहां पे एक सिंगल लार्ज कंट्री थी या है, उसको डिवाइड की, वो तो उसमें पावर डिवाइड हुई है ये ताकि हमारी डाइवर्सिटी वो हो मैनेज। या ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सेपरेट सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी एक साथ आई थी। तो होल्डिंग टुगेदर वाला एग्जांपल कौन सा है अपना, आप बताओगे? ठीक है साहब। चैप्टर नंबर 3, इसमें बात करते हैं हम कितने तरह के लोग होते हैं, चाहे वो ये हो, ठीक है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स के लोग, हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बंटवारा है, लोगों में भेदभाव है। तो सोशल डिवीजन जो है, उनसे क्या क्या दिखेगा आपको, क्या क्या होता हुआ दिखेगा आपको? क्या रिलीजन से कम्युनलिज्म, यानी संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म कहते हैं जब हम कहते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, तुमको मार डालेंगे, तो इसे बोलते हैं हम कम्युनलिज्म। और एक होता है सेक्युलरिज्म, जिसमें हम कहते हैं कि आपका भी धर्म, आपका भी धर्म, दोनों धर्म अच्छे, हम सबका समान रूप से सम्मान करते हैं। फिर आती है कास्ट, कि हम ऊंची कास्ट, हम उनसे ऊंची कास्ट, हम तुमसे ऊंची कास्ट, हम ये कास्ट। गलत बात, गलत बात। इसके साथ पॉलिटिक्स होती है। हाउ सोशल डिविजन्स कैसे कैसे डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं। बड़ा सरल चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर। नाउ देखते हैं कैसे कैसे। मान लो एक देश है, इंडिया ही है। इंडिया में आदमी है, औरत है, दो तरह के भाई, दो तरह के लोग हैं, ठीक है। महिलाएं हैं आधी आबादी, 48% ऑफ इंडियाज वोटर्स। तब भी लोकसभा में जो हमारे सांसद हैं, 15% भी महिलाएं नहीं है। 15% भी महिलाएं नहीं है, नहीं है, कम है इससे भी। हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज विमेन। तब भी दशकों से, कितने ही समय से, अब जाके 15% शायद छू पाए हैं, छू पाए हैं। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा नेवर क्रॉस्ड 10%, कई दशकों तक। और स्टेट असेंबलीज में तो यह हाल और भी बुरा है। जो सारे स्टेट है हमारे, यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें तो हाल 5% भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहां तो। तब जाके वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है, एक एक्ट आता है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट, और यह कहता है कि अब हम देंगे महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड इन द स्टेट असेंबलीज। ठीक है साहब। क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी पूछती है कि अगर 50% पॉपुलेशन है तो वो इतना पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड क्यों है? यह आपके लिए सवाल है। एंड व्हाट डज दिस टेल अस, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कैसे सोशल डिवीजन जो है वो डेमोक्रेसी को शेप कर रहा है, यानी कैसे कैसे पॉलिटिक्स हो रही है। देखो साहब कैसे हो रही है। किसी भी तरह की सोसाइटी होती रहे, सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के जेंडर, भाई मैन, वुमन, थर्ड जेंडर, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, ये वो, कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, ऐसी बातें होती हैं। फिर रीजन, हम रायलसीमा के लोग हैं, हम विदर्भ के लोग हैं, हम बुंदेलखंडी हैं, हम पूर्वांचली हैं, हम पश्चिमांचली हैं, हम ये हैं, ये होता है। लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज है, वो तुम्हारी लैंग्वेज है, तो हमारे स्टेट पे क्या कर रहे हो, यहां से जाओ, हमारे यहां रहोगे तो हमारी लैंग्वेज बोलोगे, ये वाली बात। तो डेमोक्रेसी में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इनमें से, इन सारे डिफरेंसेस में से कैसे पॉलिटिकल वॉइस निकालें, कैसे पॉलिटिकल शेप निकालें। सोशल डिवीजन यही तो हुआ।
सोशल डिवीजन जैसे ही हुआ, हर तरह के लोग हुए, कोई इस धर्म का, कोई उस जेंडर का, कोई उस जात का, कोई उस लैंग्वेज का। तो ये डिवीजन जब पॉलिटिकल बन जाते हैं, जब नेता लोग कहते हैं हमारे तरह के लोगों के लिए मैं हूं, तुम्हारे तरह के लोगों के लिए तुम हो, इससे क्या हुआ, इससे पॉलिटिक्स हो गई। लोगों ने कहा कि हम तो साहब आपके वाले को वोट देंगे, हम तो साहब अपने वाले को वोट देंगे, इसको देंगे। और या वोट होते हैं बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, कि महिला है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी की है, कोई कुछ कोई और कास्ट ग्रुप है, तो लोग कहते हैं हम तो अपनी कास्ट वाले को देंगे, हम तो अपने रीजन वाले को देंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। क्या करने के लिए? ताकि उन लोगों को राइट्स मिले, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, उन लोगों को रिसोर्सेज मिले, उनके यहाँ भाई गाड़ी भाई उनके यहाँ सड़कें बने, उनके यहाँ जो हाईवे बने, उनके ये बने वो बने। तो इससे क्या हुआ? इससे हमने देखा कि ये हुआ सोशल डिवीजन, कि कैसे समाज में बंटवारा हुआ, कैसे काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को कोर्ट करती है। कोर्ट मतलब होता है यहां पे अपने पास बुलाती है कि आप हमारे हो, देखो हम आपके ही है साहब, हमें वोट दे दोगे, हमारे नेता को वोट दे दोगे तो हम आप ही के लिए काम करेंगे। इसमें क्या होता है? रिजर्वेशन पॉलिसीज फिर आती है कि हम रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम सोशल मूवमेंट करेंगे, हम समाज में जो है रैलियां निकालेंगे, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाएंगे, हम वोटर्स को लुभाएंगे, वोटर्स को मोटिवेट करेंगे कि हम आप वोट दीजिए हमारे वाले आदमी को। हम इससे क्या होता है? इससे कभी कभी अच्छी बातें भी होती हैं, कभी कभी डिवाइसिव बातें भी हो जाती हैं, खराब बात हो जाती है, हेट स्पीच हो जाती है, कास्टिज्म हो जाता है, कभी कभी ये हमारा संप्रदायवाद हो जाता है, कम्युनलिज्म। सो कैसे कैसे देखो आप, एक महिला है, हमेशा से माना गया महिला तो कमजोर है, महिला तो कुछ नहीं करती, महिला तो जो है घर के अपने काम धाम करती रहती है, जाने क्या करती रहती है, अपने घर में ये झाड़ू चौका बर्तन सब काम करेगी, ये सब करेगी। तो ये सब करे, बाहर क्यों निकल रही है? और इसका कोई पैसा वैसा नहीं, काय का पैसा? घर में काम करने का पैसा लेगी वो, ये बोला जाता है। जो आदमी है, ओहो आदमी है साहब, ओहो आदमी तो साहब देखो बाहर जा रहा है, आदमी तो रोटी कमा रहा है, आदमी तो जो है मेहनत कर रहा है, आदमी पब्लिक में जाके बातें कर रहा है। ये ऐसा होता था इंडिया। और इसमें ये इसको मर्दों की बात मानी जाती थी कि ये मर्द वाली बात है, देखो साहब बाहर निकल के घर से बाहर जाके जो है हल्ला दंगा कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? कुछ ही महिलाएं पॉलिटिक्स में आ पाई, कुछ ही महिलाएं, बहुत जरा सी नाम मात्र की महिलाएं, और कुछ ही महिलाओं के लिए पॉलिसी आ पाई। लेकिन अगर महिलाएं आ जाएं पॉलिसी में, लेकिन अगर महिलाएं आ जाएं ऊपर, उससे क्या होगा? महिलाओं के लायक पॉलिसीज बनेगी। जहां पे महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी हो जाती हैं, कुछ कामगार हो जाती हैं, तब भी उन्हें मर्दों के मुकाबले कम पैसा मिलता है सेम काम का। वेज गैप जो है वो है यहां पे इंडिया में हर जगह। कई तरह के लोगों ने बोला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज द लीवर टू फिक्स दिस। मोर वुमन लेजिस्लेटर्स, अगर मोर हमारे महिला लॉ मेकर्स आएंगे तो इससे क्या होगा? कई ऐसे इश्यूज पे काम होगा जो महिलाओं के लिए है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स, जैसे सेफ्टी महिलाओं की, जैसे इक्वल पे, ये कहती है। तो इससे क्या हुआ? जो सेक्सुअल डिवीजन है वो हमने समझा, और उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होता है। नाउ ये तो एक बात हो गई महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए कुछ डेटा निकाल के लेके आई है, ये एनसीईआरटी लेके आई है आपके लिए। लोकसभा में हिस्टोरिकली, पुराने टाइम में, नेवर क्रॉस्ड 10% ऑफ सीट्स, नेवर नेवर, कई समय तक, कई दशकों तक, कई सालों तक नहीं हो पा रहा था। जो महिला जो थी हमारी स्टेट की विधानसभाओं में, स्टेट असेंबलीज में, वहां तो बहुत ही लेस देन 5%। क्या ही कर लोगे, महिलाएं बेचारी गायब सी हैं। और दुनियाओं में देखो, ग्लोबल कंपैरिजन, इंडिया कई सारे डेवलपिंग नेशन से नीचे हुआ करता था वुमन लॉ मेकर्स के शेयर में। महिला हमारी एमपीज एमएलए नहीं हुआ करती थी। अब जाके क्या हुआ? रिजर्वेशन 1992 में आया। कैसे? जो हमने पीछे देखा 73rd 74th अमेंडमेंट हुए थे पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज, उसमें महिलाओं को सीटें मिली है 1/3, 33% सीट्स। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था, जिसमें हमने कहा कि लोकल लेवल की पंचायत में, लोकल लेवल की नगर निगम में यहां पे 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी, ताकि महिलाएं अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए अपनी बात कह सकें, उनके तरीके के लॉज बन सकें। फिर आया 2023 में महिलाओं के लिए विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट की विधानसभा हो, इसमें क्या होगा? इसमें 33% महिला आरक्षण होगा। हाँ होगा कब? जब सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद होगा। अभी डिलिमिटेशन क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा, जिसमें कैसे हम बाउंड्रियां रीड्रॉ करते हैं। चलो साहब, ओके। नाउ ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरे तरह का डिवीजन एक होता है हमारे देश में, कम्युनलिज्म। बहुत ही दानव है ये। हर देश में अलग तरह के रिलीजन, इंडिया में तो बहुत तरह के रिलीजन, पता नहीं कितने रिलीजन होंगे हमारे यहाँ, 100 से ज्यादा रिलीजन होंगे हमारे यहाँ। अब जब रिलीजन इतने सारे हैं
हर तरह के लोग हैं, अपने धर्म को अपने भाई सबसे ऊपर मानते हैं। भगवान से कनेक्शन हमारा रिलीजन के माध्यम से होता है। रिलीजन कई बार पॉलिटिकल, पर्सनल, सब तरह के बिलीफ बनवाता है रिलीजन। और ये है ही यार, नॉर्मल है ये तो, कि लोग जब मानते हैं अपने धर्म को, अपने अनुयायी लोग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक आती है, जब रिलीजन एक नेशन की आइडेंटिटी बनने लगे तब प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो जो देश ही पैदा हुआ रिलीजन के नाम पे, देख लो आज कहां है वो। फिर जब कई तरह के लोगों को एक दूसरे के रिलीजन के सामने टकराया जाता है, ये होता है कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो मेरा रिलीजन है वो ज्यादा बड़ा है। कम्युनिज्म, संप्रदायवाद, इज द बिलीफ दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अनदर, कि एक तरह के जो लोग हैं इस धर्म के, उन पे भरोसा नहीं कर सकते। एक तरह के जो लोग हैं वो खराब लोग हैं, एक तरह के लोग हैं जो ये हैं, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसके अराउंड बनने लगती है, रिलीजन के अराउंड। ये होता है कम्युनलिज्म, ये होता है संप्रदायवाद। कैसे काम करता है, हर दिन आप देख सकते हो इसको। कम्युनल पॉलिटिक्स होती है जिसमें वोट मांगे जाते हैं खाली इस बात पे कि साहब हमारा धर्म, वो उनका धर्म है, हमारा हम इसे कहते हैं कि रिलीजियस लाइंस पे वोट मांगना। जब वायलेंस के लिए कई बार नेता लोग उकसा देते जनता को कि देखो वो धर्म देख रहे हो, वो लोग देख रहे हो, वो लोग, इसे कहते हैं जब लोगों को मोबिलाइज करते हैं फॉर वायलेंस, और रिलीजन बेस्ड स्टेट बनाने की बात कर देते हैं, कह रहे हैं हमारा रिलीजन, हमारा स्टेट, हम तो यही, हम तो ऐसे ही। तो ये गलत है। दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म एंड दिस इज अबोरेंट। नाउ इंडिया का रास्ता, पाकिस्तान बना था 1947 में, हमने देख लिया उसका हाल, हमने कहा ऐसा बनना है क्या, नहीं। तो ये तो वो कम्युनलिज्म जहां पे रिलीजन नेशन की आइडेंटिटी बन जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बने हुए उस पर कर रहे हैं ये। एक रिलीजन सबसे ऊपर माना गया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ खाली रिलीजन के नाम पे। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान ने आते ही पहले काम क्या किया, अहमदिया मुसलमान नहीं है, हमने आते ही क्या किया, जमींदारी एबॉलिशन किया। डिफरेंस है, डिफरेंस है। इससे क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस हो गई। इससे क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, जैसा हुआ था हमारे यहां। ये होता है, दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, दिस इज कॉल्ड संप्रदायवाद। इंडिया सेक्युलरिज्म, जहां पे स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे धर्मों को समान रूप से सम्मान। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, हर आदमी को, सिटीजन्स एज वेल एज पर्सन्स, एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, चाहे कोई इंडिया का नागरिक हो चाहे ना हो, अगर वो इंडिया में है वो अपना धर्म मान सकता है जो उसका मन करे। स्टेट इंटरवीन कर सकता है अगर रिलीजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि इक्वालिटी वाली, कोई धार्मिक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हार्मफुल है, तब हमारा इंडिया, हमारा कानून उसमें इंटरवीन कर सकता है। स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजन टू एंश्योर इक्वालिटी। सबरीमाला केस, टू एंड रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारा स्टेट ये कर सकता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, कास्ट। इंडिया में हिस्टोरिकली लोगों में डिवीजन रहा है वर्ण के ऊपर, हम इस वर्ण के हैं, हम इस जात के हैं, हम इस कास्ट के हैं। इससे क्या हुआ, लोगों के काम डिवाइड हो गए, लोगों के सोशल स्टेटस डिवाइड हो गए, कह रहे तुम तो ऐसे हो, अरे हम ऐसे हैं, ये वाली बात है। इससे क्या हुआ, डीप जनरेशनल लॉन्ग इनइक्वालिटी पैदा हो गई। इससे क्या हुआ, कई तरह के लोग थे जिन पे कभी कुछ रिसोर्सेज नहीं आ पाए, कई तरह के लोग थे जिन पे कभी कोई लैंड नहीं रही, जिन पे कभी कोई एजुकेशन के साधन नहीं रहे, जिन पे कभी पॉलिटिकल पावर नहीं रही। यह हुआ कास्टिज्म होने की वजह से। कास्टिज्म है क्या, जब कास्ट पॉलिटिकल टूल बन जाती है, जब पार्टीज जो है वोट मांगती हैं कास्ट के बेसिस पे, जब कई सारे कास्ट ग्रुप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे कास्ट के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें हमारे कास्ट के लोगों के लिए राइट्स चाहिए, हमें रिजर्वेशन पॉलिसी चाहिए हमारी कास्ट के लोगों के लिए। अब क्या होता है, कास्ट बेस्ड जब बातें होती हैं तो उससे क्या होता है, वोट बैंक बनता है कि साहब मैं नेता हूं, मेरे पास तो जो है सारे जो है ब्राह्मणों का वोट है, मेरे पास सारे बनियाओं का वोट है, मेरे पास सारे इनका क्षत्रियों का वोट है, ये है यादवों का वोट है। ऐसे लोग बात करते हैं, नेता लोग ऐसे बात करते हैं। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से वोट बैंक्स क्रिएट होते हैं, कास्ट एसोसिएशन से इससे प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं,
कई सारे कास्ट बेस्ड वेलफेयर ग्रुप बन गए, कास्ट बेस्ड कोई आंदोलन बन गए, कोई रिजर्वेशन आ गया इन द लेजिस्लेचर, जॉब्स, एजुकेशन, इससे क्या हुआ, और इससे कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां पैदा हो जाती हैं जो कास्ट के अराउंड ही अपनी सारी पॉलिटिक्स रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, नाउ कास्ट कैसे कैसे इलेक्शंस को हमारे यहां शेप करती आई है, कैसे देखो, कोई देश में क्षेत्र ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे कोई एक सिंगल डोमिनेंट कास्ट मेजॉरिटी हो, मतलब 97 98% वहां पे खाली एक ही कास्ट के लोग हैं। ऐसा तो कोई भी, ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई शहर ही नहीं है हमारे यहां। एवरी कैंडिडेट नीड्स वोट्स अपनी कास्ट के बियॉन्ड जीतने के लिए। पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती हैं, अपने अपने नेता को, जो कि उन्हें लगे पार्टियों को कि ये सारे कास्टों से वोट ले सकता है, टू मैक्सिमाइज द विनिंग चांसेस। ठीक है, ये अपने आप में दिखाता है कि एक कास्ट से तो कोई जीत नहीं रहा। अब क्या होता है, वोटर्स यहां पे, अब देखो वोटरों की तरफ से कुछ वोटर ऐसे होते हैं, सम वोटर्स, जो कहते हैं कि मेरी कास्ट का ही जीते नेता, पर कैंडिडेट जो है ऑल्सो विन अगेंस्ट देयर कास्ट मेजोरिटी। भाई कई बार नेता ऐसे भी जीतते हैं जो भाई उन एरिया में उनके कास्ट के लोग ज्यादा थे, लेकिन तब भी वो जीत गया, हार गया, जो भी हुआ। तो इसलिए कास्ट जो है कोई इकलौता एक फैक्टर नहीं है फैक्टर, लेकिन इकलौता नहीं है। जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी कास्ट के अराउंड ही होती है। इट ब्रिंग्स प्रीवियसली पावरलेस कास्ट को आगे, जो पहले पावरलेस रहा करती थी, उन कास्ट ग्रुप्स को आगे लेके आती है। पॉलिटिक्स ये काम करती है, और उससे नेगोशिएशन होता है कि क्या आपकी कास्ट को हम इतनी सीटें दे दें, क्या आपकी कास्ट वाले लोगों के आसपास के लिए हम ऐसा हॉस्पिटल बना दें, हम ऐसा कॉलेज, हम ऐसी स्कीम लेके आ जाए, हम ऐसी संस्था बना दें, हम ऐसा कुछ और काम करें जो अच्छा हो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि खराब ही हो, ये अच्छा भी काम है, ये है जरूरी कि ताकि जो लोग पहले हमेशा से पावरलेस रहा करते थे वो अब सेंटर पे आ तो गए, बाहर वो सामने आए तो सही उभर के। ठीक है, नाउ महिला आरक्षण एक्ट, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो प्रपोज करता है रिजर्वेशन किसके लिए, कि महिलाओं के लिए सीट है, कहां पे, लोकसभा में और स्टेट की विधानसभाओं में। तो वो कितने परसेंट आरक्षण दे रहा है, 1/4, 1/3, आधा और 40%, अप टू यू। ठीक है, आप बताओगे। नाउ सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज, अब जैसे जैसे कास्ट बनी, जेंडर, कम्युनल, ये सब सारे काम हुए, लोग अलग अलग तरीके के हैं, फेडरलिज्म है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को पैदा करता है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले भी थी कास्ट वगैरह से, ठीक है साहब, ओके नाउ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती क्या है, ये पार्टियां ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड वेक्टर है जिसके थ्रू डेमोक्रेसी एक्चुअली फंक्शन करती है। बस इतना समझ गए, काम हो जाएगा। देखो साहब, तुम्हारे लिए कुछ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मान लो एक इलेक्शन हो इंडिया में और इसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, सारे के सारे इंडिपेंडेंट, कोई किसी पार्टी का है ही नहीं। अब कोई भाई इंडिया इतना बड़ा देश, इतना बड़ा इंडिया देश, इसमें सब तरह के 500 लोग खड़े हुए हैं, ये कई सारे लोगों को लगेगा कि यार इसकी आइडियोलॉजी क्या है, हमारे वाले नेता की, उसकी क्या है, हमारे वाले नेता की, उसकी क्या है, उस वाले नेता की, उसकी क्या, उस वाले नेता की। तो ऐसे इंडिपेंडेंट लोग अगर खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई तरीका नहीं है जानने का कि कैंडिडेट क्या करेगा आगे चल के, भाई क्या क्या इसकी बात क्या है, बिकॉज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग देम अकाउंटेबल। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जरूरी है। वोटर्स को इंडिविजुअली 500 कैंडिडेट्स को देखना पड़ेगा कि ये क्या चाहता है, ये क्या पढ़ा लिखा है, इसने क्या कर रखा है, इस पे कितनी संपत्ति है, इसके ऊपर कितने केस है, ये आगे चल के क्या करेगा, ये अपने आप से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टी होती तो हमें पता होता, हाँ साहब कांग्रेस पार्टी ऐसी है, भाजपा पार्टी ऐसी है, सपा पार्टी ऐसी है, बसपा पार्टी ऐसी है, एनसीपी ऐसी है, शिवसेना ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों का डिफरेंट डिफरेंट स्टांस। एग्जैक्टली वाई एवरी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी ऑन अर्थ विदाउट एक्सेप्शन, इनके यहां पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो। पॉलिटिकल पार्टियां क्यों हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज हैं हमारे दुनिया में, कई सारे देश बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, और इनमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अगर लोग करेंगे इंडिविजुअल, तो एवरी सिटीजन कर तो पाएगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं कि साहब हाँ ठीक है, हमारी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, ये सही है, इसका नेता जैसा होगा, पढ़ा लिखा ही होगा, वोट दे देंगे, बात खत्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टी है क्या साहब,
एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक काम था एक साथ आके कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम सरकार में पावर बनाएंगे। हम एक कॉमन आइडिया रखते हैं, कॉमन आइडियोलॉजी रखते हैं, हम एक कॉमन पॉलिसी प्रोग्राम मान के चलते हैं कि हम आएंगे तो हम लोग ऐसा कर देंगे, हम आएंगे तो हम लोग ऐसा कर देंगे। कैसे काम होता है? पॉलिटिकल पार्टियां कुछ कुछ उम्मीदवारों को चुनती है, नेताओं को चुनती है और उनसे कहती है कि तुम जाके वोट लड़ो, चलो जाके इलेक्शन लड़ो। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ सी पॉलिसी बना के रखती हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम ऐसा काम कर देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को बस में टिकट फ्री कर देंगे। ये अलग अलग तरीके कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, जब ये सत्ता में नहीं होती, हारी हुई होती है, तो ये ऑपोजिशन बैठती है। ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन बनाती है, जा जाके लोगों से कहती है देखो साहब सरकार ऐसे कर रही है, जबकि ऐसा करना चाहिए था, हम होते तो ऐसा कर देते। ये प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी के कई सारी ऐसी स्कीम होती है जो सरकार लेके आती है, लेकिन वो पता नहीं होती लोगों को। तो जो अपोजिशन होती है पार्टियां, वो जा जाके लोगों से कहती है अरे तुम्हारे काम की स्कीम है, जल्दी जाके ले लो। ठीक है, ये होती है पॉलिटिकल पार्टियां, इनका काम होता है। अब कई तरह के देशों का कई तरह का स्टाइल, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, थ्री पार्टी सिस्टम। वन पार्टी मतलब ओनली वन पार्टी, बस। एग्जाम्पल चीना, चाइना, वन पार्टी। टू पार्टी सिस्टम मतलब मेजर टू पार्टीज और सेवरल स्मॉल पार्टीज, सेवरल स्मॉल, कुछ छोटी मोटी और पार्टियां। फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम मतलब मैनी मैनी पार्टीज, मैनी, मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 10, मोर देन 15, 20, many types of parties, many types of parties। देख रहे हो साहब, है पार्टी अलग अलग। इसमें फॉर्म कोएलिशन। फिर जब इतनी पार्टी होती है ना, तो वोटर जब वोट देता है ना, तो कोई पार्टी पूरी मेजोरिटी शायद ना जीत पाए, तो ऐसे में कई सारी पार्टियां फिर कोएलिशन फॉर्म कर लेती हैं आपस में। टू पार्टी एग्जांपल कौन सा है? यूएस, यूके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाइडेन ट्रंप, लेबर कंजर्वेटिव। ठीक है, यहां पे दो तरह की मेन पार्टियां हैं। इसके अलावा भी और पार्टियां होती हैं इनके यहाँ पे, सोशलिस्ट पार्टी होती है, यूनियनिस्ट पार्टी होती है, जो भी होती रहती है। इंडिया 3900 से ज्यादा पार्टियां हमारे यहाँ पे, 2900 या 3900, बहुत बड़ा नंबर है, 3000 के आसपास। सोचो इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे यहाँ पे, इतनी। अब इनमें से कुछ पार्टियां जब इतनी सारी हैं, इंडिया है, तो इंडिया में कुछ पार्टियां तो बहुत बड़ी हो गई, तो उनको हमने कहा तुम हो भाई नेशनल पार्टी। कुछ पार्टियां जो अपने स्टेट में बहुत बड़ी पार्टी है, भाई टीडीएस पार्टी है, और पता नहीं कौन, ये हमारी डीएमके पार्टी है, हमारी ये वाली पार्टी सपा पार्टी है, हमारी कोई और पार्टी हो गई। तो इन पार्टियों के अपने अपने स्टेट में वजूद ज्यादा होता है, कुछ पार्टियों का पूरे इंडिया में वजूद ज्यादा होता है। इसलिए हमारे इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसमें अलग अलग तरह की पार्टियां आती कंपीट करती हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, वो उसका एक पैमाना है, वो देख के बताता है कि भाई ये वाली पार्टी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस पार्टी ने तो जो है 4 स्टेट से ज्यादा में वोट जीत लिए हैं, 4 स्टेट से ज्यादा में सरकार बना ली है, 4 स्टेट ज्यादा मेजोरिटी है, तो यानी एक नेशनल पार्टी हो गई। लेकिन एक ये पार्टी है जो ये पार्टी अपने स्टेट के अंदर मेजोरिटी में है, तो ये स्टेट पार्टी हो गई। ये होता है नेशनल पार्टी बनना और स्टेट पार्टी बनना। इसके अलग अलग पैरामीटर और भी हैं कि आप पिछले इलेक्शन में आपके पास 6% ज्यादा टोटल वोट आने चाहिए, या लोकसभा की 2 से ज्यादा सीट आनी चाहिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जो भी है, बहुत सारे पैमाने अलग अलग होते हैं। तो नेशनल पार्टी कौन सी होती है? नेशनल पार्टी होती है जो अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स दिखे कि हाँ उसके पास काफी ज्यादा वोट आते हैं। एक नेशनल पार्टी वो होगी जिसके पास कई ज्यादा सीट शेयर होगा। स्टेट पार्टी क्या होगी? जो अपने अपने स्टेट के अंदर विद इन वन और मोर फ्यू स्पेसिफिक स्टेट्स ओनली, वहीं पे वो ज्यादा शोर मचा रही है वो पार्टी। कैसे काम करता है? इलेक्शन कमीशन जो हमारा चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग पीरियोडिकली देखता रहता है कौन सी पार्टी अब नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी अब स्टेट पार्टी है। इस वाली पार्टी ने पहले जीती थी सीटें, अब नहीं जीत पा रही, तो ये नहीं रही स्टेट पार्टी। इस वाली पार्टी ने अभी जीतनी शुरू करी है, वाह, तो ये बन गई नेशनल पार्टी। आप पार्टी 2011-12 जबकि बनी हुई थी,
तो उसके बाद से जाके उसको 5 6 7 8 साल लग गए, 9 साल लग गए, तब जाके वो बनी नेशनल पार्टी 4 स्टेट में जीतने के बाद। ठीक है, तो इनको अलग अलग टाइम पे इलेक्शन कमीशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। कुछ पार्टियों को, नेशनल पार्टीज को क्या होगा, उनको सेम सिंबल मिलेगा नेशन वाइड। बीजेपी, कांग्रेस, ये क्या नेशनल पार्टी है, तो इनका सिंबल जो भी है, कमल का फूल, हाथ का निशान, ये सबका सब सारे स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे तो सिंबल सेम रहेगा। स्टेट पार्टियों को जो इलेक्शन में जब लड़ती हैं तो इनको अपना रिजर्व सिंबल यूज करते हैं अपने स्टेट के चुनाव में। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट पार्टी अपने स्टेट की है। नाउ एग्जाम्पल लिया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी का, बीएसपी पार्टी, मायावती जी की पार्टी, माननीय काशीराम जी की पार्टी, और इनके आदर्श है माननीय अंबेडकर जी। ठीक है, हमारे हमारे बाबा साहेब। तो ये पार्टी का उद्देश्य क्या था, दलित, आदिवासी, ओबीसी और जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं कि हम उनके लिए, जो लोग दबाए गए हैं, बिल्कुल कुचले रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और इनको हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को करना है रिप्रेजेंट, और उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आना है। ठीक है, इनका फाउंडिंग स्लोगन क्या कहता है कि पावर पासिंग टू द बहुजन, कि हम सब लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप जो है, हम पावर उनको देना चाहते हैं, रादर देन रिमेनिंग विद द ट्रेडिशनली डोमिनेंट जो एलिट्स। कुछ जो एलिटों के हाथ पावर रहा करती थी शुरू से, वो नहीं, हम उन सब के लिए हैं जो बेचारे हमेशा से पीछे रह गए थे। इट हैज बीन अ रूलिंग पार्टी इन यूपी मल्टीपल टाइम्स एंड इट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन नेशनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अलाउ करता है जो लोग पहले से हमेशा पीछे रहा करते थे, अब उनको आगे आने के लिए। ये फायदा है। तो ये हुआ पॉलिटिकल पार्टियों का। पार्टी के साथ कुछ चैलेंज भी है। पहला तो कि पार्टी कोई है, अब कोई भी पार्टी का नेता होगा वो कोई और बात नहीं कह सकता अपनी पार्टी के अलावा, तो वो वही बात करेगा जो उसकी पार्टी उससे कहेगी बोलने के लिए। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, पावर जो है कुछ ही हाथों में है, डायनेस्टिक सक्सेशन, पार्टी का जो फाउंडर है उसका बेटा, उसका बेटी, उसका बेटा का बेटा बेटी, जो भी हो, तो लीडरशिप जो है पार्टी की सबसे टॉप की वो फैमिलीज में रहती है। कई बार मनी एंड मसल पावर आती है कि भाई जिस पे पैसा है वो पार्टी का बड़ा आदमी बन गया, जो जिस पे ज्यादा लोग हैं वो बन गया बड़ा आदमी। मीनिंगफुल चॉइस नहीं है वोटर्स के पास, सारे तरह के कैंडिडेट ही लगते हैं, सब पे आरोप है भ्रष्टाचार के, सब पे आरोप है कोई और काम के, संगीन आरोप है। पार्टीज समटाइम्स अपीयर सिमिलर, किस मामले में, ऑन कोर पॉलिसीज। तो कहां ही है वोटर पे रियल चॉइस, क्या ही है रियल चॉइस, ये हो गया एक। इसमें क्या कोई हमने बदलाव किए हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए? हां किए हैं। सबसे पहला बदलाव, इफ अ मेंबर स्विचेस पार्टी आफ्टर इलेक्शन, देन ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड। मतलब अगर कोई नेता है, वो जीता टिकट पार्टी ए के नाम से, जीत गया चुनाव जीत के ऊपर गया, सांसद बन गया, और सांसद बन के वो सीधे पहुंच गया दूसरी तरफ, दूसरी पार्टी बी में जाके बैठ गया, देन ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड। आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक हरियाणा में जगह है होडल, तो होडल से एक विधायक जी थे 1967 के 1960s के आसपास, उनका नाम था गयालाल जी। तो गयालाल जी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, विधानसभा में पहुंचे, हरियाणा की विधानसभा में, चंडीगढ़ में जहां पे विधानसभा है, वहां पे जाके पहुंचे, सीधे जाके बोले कि मैं तो भाजपा में जा रहा हूं। फिर बोले वहां जाने के बाद बोले नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस में आ रहा हूं। फिर बोले नहीं 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 मैं तो वहीं जा रहा हूं। 3 बार उन्होंने 15 दिन के अंदर पार्टी चेंज करी थी। इसके बाद एक एक्ट ही आ गया जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ, एडीएल, एडीएल कहते हैं इसको। ये कहां है? इन 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की 10वीं सूची में है। यहां मैंने गोले के अंदर सी लिखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमने और भी काम किए हैं, कई सारे रिफॉर्म्स और भी हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। जैसे कैंडिडेट जो भी होगा, जो चुनाव में खड़ा होगा, जो भी नेता, उसको अपना सब कुछ बताना पड़ेगा। कैंडिडेट्स डिक्लेयर एसेट्स, कि उन पे कितनी संपत्ति है, उन पे कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उन पे कितने और बाकी संगीन आरोप हैं जो भी हैं,
वो सब बताएं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं, कितने पढ़े लिखे हैं वो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि उन पर कितनी डिग्रियां हैं, क्या क्या पढ़े लिखे हैं, वो कुछ जानते वानते हैं कि नहीं। तो ये जनता को पता होनी चाहिए वोट देते समय, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे एंड मेनी मोर, बहुत सारे और भी हमने किए। वीवीपैट ले आए, इसके अलावा हम और भी सामान ले आए। जैसे इलेक्शन में क्या होगा कि कोई भी नेता होगा वो कोई हेट स्पीच नहीं देगा। एमसीसी आया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार संहिता जो लागू होती है तो कोई भी व्यक्ति जो है खराब बात नहीं कह सकता है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, संविधान के किस शेड्यूल में एडीएल के बारे में लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा है? 7th, 9th, 10th, 8th। मैं आपको बता दूं, 8th लैंग्वेजेस के लिए कि इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, नेशनल नहीं, ऑफिशियल। 9th लिखा हुआ है लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट्स। 9th शेड्यूल में हमारे संविधान में जो है उसमें कुछ कुछ ऐसे कानून लिखे हैं जिन कानूनों पे कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती, ठीक है। फिर एक है हमारा 7th शेड्यूल, जहां पे 3 लिस्ट लगी हुई है। 3 लिस्ट आप बताओगे वो कौन सी है। अब बचा जो आंसर वो आंसर है, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखवाया भी था। नाउ लास्ट चैप्टर, डेमोक्रेसी का आउटकम। कि डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया है, शानदार है, तो साहब क्या ही दिक्कत है, फिर तो सारे देश जन्नत बन चुके होंगे। यही सवाल का आंसर है। क्या डेमोक्रेसी एक्चुअली में सही काम कर रही है? क्या डेमोक्रेसी को हम जज कैसे कर रहे हैं, सही है वो रास्ता कि नहीं है? भाई डेमोक्रेसी ने दिया क्या? डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल सरकार है, होती रहे। डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिव है, भाई लेजिटिमेट सरकार है, तो क्या उससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है उसमें कि नहीं हुई है, इनइक्वालिटी उससे रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, ये आंसर मिलेगा। तो इस चैप्टर में जो आपका जो सिद्धांत क्लियर होगा वो ये होगा कि यार डेमोक्रेसी अगर इतनी अच्छी है तो फिर सारे देश चमन बन जाने चाहिए थे। फिर तो एकदम ऐसे हो जाने चाहिए थे कि वाह वाह वाह, एकदम क्या सुंदर, एकदम नगर हो गया है पूरा, एकदम हेवन आ गया, स्वर्ग आ गया धरती पे। भाई क्रिटिक्स हमेशा कहते हैं कि भाई कुछ कुछ देश हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं। ये रहा एग्जांपल लो, इस देश ने जो अचीव किया है वो तो ऐतिहासिक है, ग्लोबल है। इसने जो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ ली है वो तो क्या ही कहने उसके। और इंडिया से फास्टर, इंडिया जो कि डेमोक्रेसी है, तो मतलब डेमोक्रेसी बेकार हो गई। ये भाई ये क्वेश्चन होगा आपका। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी हैज फेल्ड। ये चैप्टर आपको यस या नो नहीं देगा, आइडिया देगा, आइडिया टू थिंक, सोचने के लिए कि भाई क्या फिर जरूरी क्या है, डेमोक्रेसी को हम कैसे आउटकम इसके मेजर करोगे, कैसे कर पाओगे? नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जज डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। नहीं, कैसे? हम एक कंट्री की ग्रोथ दूसरे देश से कंपेयर करके नहीं कर सकते। भाई डेमोक्रेसी तो इराक में भी नहीं थी, डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का बहुत सक्सेसफुल देश है, नहीं है, वो भी नहीं है। तो चेरी पिकिंग नेशन नहीं करना चाहिए हमें। आउटकम्स मस्ट बी क्या? मस्ट बी असेस्ड यूजिंग कंसिस्टेंट फेयर क्राइटेरिया। डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया, यूएस। डेमोक्रेसी कौन सी है? श्रीलंका भी है खैर अब तो। डेमोक्रेसी कौन सी है? फ्रांस। डेमोक्रेसी कौन सी है? यूके। और डेमोक्रेसी जो जो नहीं है वो कौन से है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। क्या ये डेमोक्रेसी सारे के सारे खराब है? वेल नॉट श्योर, चाइना बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी शुड बी असेस्ड ऑन इट्स ओन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जो हमारी डेमोक्रेसी सोच चाह रही थी, क्या वो हो पाया कि नहीं हो पाया? प्रमोटिंग इक्वालिटी, प्रमोटिंग डिग्निटी, प्रमोटिंग फ्रीडम, प्रमोटिंग जस्टिस, प्रमोटिंग द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये हमारी डेमोक्रेसी ने किया? हाँ, ये तो किया। नॉट सोनली ऑन जीडीपी ये ग्रोथ, इस पे ही मत देखो बस। ये चैप्टर कहता है कि लॉन्ग टर्म में देखो डेमोक्रेसी ने क्या चाहा था, क्या वो हो पाया कि नहीं हो पाया। बाय कंपेयरिंग मल्टीपल डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज ओवर लॉन्ग पीरियड्स, हम क्या पाएंगे? एग्जामिनिंग वेदर डिसीजंस आर मेड थ्रू लेजिटिमेट अकाउंटेबल प्रोसेस एंड वेदर डिग्निटी या राइट्स ऑफ लोग, क्या वो बरकरार है कि नहीं। ऐसे नापेंगे हम डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। कैसे साहब? पहली बात तो ये, एक अकाउंटेबल सरकार, जो सरकार जिम्मेदार है, जो सरकार रिस्पॉन्सिव है। अभी अभी आग लगी है लखनऊ में, तो उसके बाद देखिए आप कि कैसे सरकार एकदम एक्शन में आ गई है। कानपुर में और भी शहरों में जो है अब इस समय जो हमारे फायर अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये लोग जा जाके देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह।
सरकार लेजिटिमेट है, सरकार लोगों की चॉइस की है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन, डिबेट्स, डिबेट एंड डिस्कशन। क्या ये डेमोक्रेसी जो है, क्या डिबेट के तौर पे बनी है, डिस्कशन के तौर पे बनी है, क्या नेगोशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिसीजन भले ही टाइम ले रहे हो, लेकिन डिसीजन सबके सहमति से लिए जा रहे होंगे। ये मोर इन्फॉर्म डिसीजन है, अकाउंटेबल सरकार ले रही है डिसीजन। भाई चाइना होता तो क्या, सीधे फास्ट सीधे एक साथ डिसीजन ले लिया गया कि जो है सारे शंघाई में और हांगकांग में हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, खत्म करो। कोई डिस्कशन नहीं किया शंघाई हांगकांग वालों से, कर दिया बस। तो एक डेमोक्रेटिक सरकार जो होगी इज आंसरेबल टू सिटीजंस। कैसे? इलेक्शंस के माध्यम से, फ्री प्रेस के माध्यम से। कैसे? आरटीआई के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन, जहां पे सरकार जवाब देती है। भले ही इसमें टाइम लगे, भले ये लगे कि अरे इतना दमदार नहीं है, लेकिन ये तब भी है लेजिटिमेसी। मतलब पीपल ट्रस्ट, लोगों की मन से है सरकार, लोगों ने चूज करा है सरकार को। दे एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स, वो मानते हैं कि भले ही हमने सरकार को वोट नहीं दिया, लेकिन तब भी सरकार लेजिटिमेट है क्योंकि मेजोरिटी ने इसको वोट दिया है। लोगों में भरोसा है। अक्रॉस द वर्ल्ड जो डेमोक्रेसीज हैं वो कई बार ग्रेटर लेजिटिमेसी इंजॉय करती हैं देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोच के देखो आप, सिटीजंस ऑफ डेमोक्रेसीज दे आर ओवरवेलमिंगली दे प्रेफर डेमोक्रेसी। भले डेमोक्रेसी में गलती हो, भले डेमोक्रेसी से अच्छा कोई हमें और टूल मिल नहीं रहा हो, लेकिन डेमोक्रेसी ग्लोबल सर्वेस के मुताबिक अभी भी सबसे अच्छा मटेरियल है काम करने के लिए, सबसे बढ़िया। तो डेमोक्रेसी और ग्रोथ, इन दोनों को सामने रखो, फिर आप पाओगे कुछ कुछ डेटा। तो लोग कहते हैं अरे साहब तानाशाही में देखो कैसे काम होता है, क्या बढ़िया, देखो चाइना एकदम ग्रो कर गया है, चाइना में जो है चाइना हम तो 20 साल आगे है। वेल एविडेंस क्या कहता है ये भी देखो, खाली चाइना ही थोड़ी है। When many countries are compared over long periods, there is no clear evidence कि कोई सिस्टम सबसे अच्छा है, कोई सिस्टम सबसे खराब है। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी पैदा होती है, डेमोक्रेसी में कोई आदमी बहुत रईस होता है, कोई गरीब होता है। वेल ये डेमोक्रेसी का अंजाम थोड़ी है। डेमोक्रेसी एक काम और करता है, कैन ऑल्सो सी राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर सिटीजंस डिमांड नहीं करें रिडिस्ट्रीब्यूशन। डेमोक्रेसीज में कब इनइक्वालिटी आती है? जब लोग सरकार से मांगे नहीं। जब लोग सरकार से मांगते हैं कि साहब एक आदमी अरबपति ट्रिलियनियर बिलियनियर होता जा रहा है, हम पे नहीं है पैसा, तो ये शिफ्ट करो बैलेंस, तब सरकार करती है। डेमोक्रेसी गारंटी करती है डिग्निटी फॉर ऑल, ये क्लेम है एक। वेल डिग्निटी फॉर ऑल या करती है, लेकिन लीगल सेंस में कैसे? एक फॉर्मल ऑफिशियल तौर पर सब बराबर है, कानून में इन पेपर सब बराबर है। हमारे यहां अनटचेबिलिटी बैन है, संविधान में लिखा हुआ है, पर इससे क्या एक्चुअल सोसाइटी में क्या डिग्निटी आ गई लोगों में? वेल अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे छुआछूत चलती है। अब एक और, सिटीजंस स्टिल प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर कोई और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वेल यस ट्रू, बिल्कुल सही है। चाहे लोग तानाशाही में रह रहे हो, चाहे लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हो, लोगों की चॉइस डेमोक्रेसी पे ही रहेगी। कम से कम लोगों की सुनी तो जा रही है। मोस्ट क्रेडिबल सर्वे जो कर रहे हैं सर्वे, दे शो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेफरेंस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी। कोई और तरह की सरकार से ज्यादा बेटर है कि डेमोक्रेसी ही हो। अब इनइक्वालिटी जो असमानता है उसको रिड्यूस करने की बात है, तो ये डेमोक्रेसी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? कैसे देखते? डेमोक्रेसी ने क्या प्रॉमिस किया? भाई सबको बराबर अधिकार देंगे वोट देने का, बस 1 पर्सन 1 वोट, बात खत्म हो गई, हमने अपना काम कर दिया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर कोई भाई इकोनॉमिक सेंस में इक्वल हो जाएगा। अगर हर कोई करोड़पति हो जाए तो कोई करोड़पति नहीं है भाई, फिर तो हर कोई इक्वल लेवल का गरीब है। अगर हर कोई अरबपति हो गया तो फिर सामान की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई एक सेब है, एक अनार है, उसके लिए 100 भी मारा जाएंगे। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे देगा, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी देगा कि नहीं देगा वो आगे की बात है। वेल्थ एंड रिसोर्सेज कैन स्टिल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। दूसरी चीज, एक गुड डेमोक्रेटिक जो आउटकम होगा वो क्या होगा? उसमें होगा रिडक्शन इन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी ओवर टाइम। समय लगेगा, खाली फॉर्मल लीगल को लिखने से नहीं हम कर रहे हैं, हम आगे का चाह रहे हैं, आगे की सोच चाह रहे हैं कि कैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, बस। अब कैसे होगी ये? रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज से, जिसमें सरकार क्या करेगी? अमीरों से चीज लेके गरीबों को देगी।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स दे और ज्यादा लोग टैक्स के घेरे में आए। वेलफेयर स्कीम सबके लिए तक पहुंचे। रिजर्वेशन, जिसको जरूरत हो उसको मिले। मिनिमम वेज लॉज, जो बेचारा गरीब आदमी है उसको एकदम एक उसकी मासिक आय उतनी तो आय मिले, मिनिमम वेज मिले। बट ओनली इफ सिटीजन्स, खास करके पुअर एंड मार्जिनलाइज, दे कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज एंड डिमांड दीज थिंग्स। अगर वो मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। ये डेमोक्रेसी कहती है कि आप मांगो तो सही, मिल जाएगा। अब यहां पे डिग्निटी ऑफ फ्रीडम की बात करो। डेमोक्रेसी का आउटकम है ये। पहला तो इनइक्वालिटी का रिडक्शन, दूसरा डिग्निटी। डिग्निटी मतलब ह्यूमन डिग्निटी, कि मैं इंसान हूं, मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे एक, मैंने बहुत स्ट्रगल लड़ी है, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, मुझे सम्मान चाहिए क्योंकि मैं एक इंसान हूं। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, ये फंडामेंटली ये क्या है? स्ट्रगल फॉर डिग्निटी है, सम्मान के लिए स्ट्रगल था ये। फ्रीडम मतलब क्या होता है? सिटीजन्स कैन स्पीक, कैन ऑर्गेनाइज, कैन डिसेंट विदाउट फियर, कि उन्हें भय नहीं है कि उनको कोई तोड़ ताड़ देगा। ये हर डेमोक्रेसी में एक सेंट्रल फीचर है। ये आउटकम्स जो हैं दे आर हार्ड टू मेजर। कैसे मेजर करोगे आप? भाई जीडीपी तो आपको नंबर देके जाता है, ये कैसे देखेगा आपको? डिग्निटी दे तो रहा है डेमोक्रेसी, फ्रीडम दे तो रहा है डेमोक्रेसी। हालांकि ये एज इंपॉर्टेंट एज जीडीपी हैं दोनों के दोनों, भले इनको मेजर नहीं कर पा रहे हो। डेमोक्रेसी क्या करती है कि लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं कि भाई हमारे को डिग्निटी चाहिए थी, हमें इज्जत चाहिए थी, हमारे लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए थी, कहां दे रहे हो रिस्पेक्ट? इवन व्हेन जो स्ट्रगल है फॉर डिग्निटी अभी भी वो अधूरी है, लोग अपनी बात कह तो पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, भाई दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी का आउटकम। इसको नहीं मानोगे आप? ये है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, चाइना टाइप, always achieve higher economic growth than democracies. Democracies always achieve higher economic growth than non-democratic governments when compared over long periods. Across many countries, there is no consistent evidence कि कोई सा भी सिस्टम गारंटी करता है फास्टर ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली वैलिड क्राइटेरिया फॉर जजिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम। बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन और इसके साथ ही चैप्टर की समापन की घोषणा। अब हम मिलेंगे क्लास 11th के चैप्टर में। सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड गुड लक।